श्री राम। जय श्री राम। आज की इस चर्चा में आए हुए सभी अतिथियों महानुभावों का मैं अनुभव पांडे सरयू ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। कि आज का जो विषय है टाइम ट्रैवल टू एंशिएंट अयोध्या, ये क्योंकि राम जन्मभूमि और प्रभु श्री राम, माता सीता, आजकल सब बहुत ज़्यादा हम सब अयोध्या ज़्यादा जो विषय है अयोध्या वो चर्चा में है। तो आज अद्भुत अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या की लेखिका नीना राय जी हम सभी के बीच में मौजूद हैं। और नीना जी का मैं परिचय दे देता हूँ आप सभी को। नीना जी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ संस्कृत विद अ कीन इंटरेस्ट इन धार्मिक स्क्रिप्चर एंड अ डिवोटी ऑफ प्रभु श्री राम एंड माँ सीता. After having stayed overseas for more than a decade, she decided to move back to Bharat in order to contribute to the country and its people. She is an alumni of Indian Institute of Mass Communication, Delhi, author of 2 books, Amazing Ayodhya, अद्भुत अयोध्या. ये जो पुस्तक है 250-300 पृष्ठों की जो पुस्तक है, ये आपको पढ़ने के बाद प्राचीन अयोध्या की जो सड़कों हैं उन पर चलने जैसा लगेगा जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे. तो ये पुस्तक बहुत सुंदर है. आप सभी से अनुरोध भी करूंगा कि इस सेशन के बाद आप पुस्तक को खरीदिएगा भी. तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैम का जोरदार तालियों के साथ आज के इस चर्चा में हार्दिक स्वागत करें. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम एवरीबॉडी. सो अयोध्या का 22 जनवरी को किस किस ने देखा? रामलला गाने देखा? सबने देखा? मजा आया? ठीक है. तो आज हम सब कलयुग की अयोध्या को जानते हैं, राइट? तो रामलला जो है वो कलयुग के अयोध्या में अभी आए हैं, ठीक है. और मैं जिस अयोध्या की बात करती हूँ वो प्राचीन अयोध्या के बारे में है. और ये टॉक इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा. सो प्राचीन अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो हम किस युग की बात करते हैं? बताओ, एनीबडी? तो एक्चुअली हम त्रेता की बात करते हैं. राम जी जो थे वो त्रेता युग में थे. तो हम जब अयोध्या का वर्णन करते हैं तो हम उधर का करते हैं. क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे लेखक आए हैं पुराने जमाने के, जितने भी ऋषि हैं, जैसे वेद व्यास जी का पढ़ोगे या आप वाल्मीकि जी का पढ़ोगे या अन्य किसी, तो देखो इतिहास 2 लोगों ने लिखा है. किन किन ने? इतिहास में हम क्या मानते हैं? वेद व्यास जी, करेक्ट. तो अगर आप दोनों को पढ़ेंगे ना तो दोनों में काफी डिफरेंस है. तो वाल्मीकि जी जो हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लैंग्वेज का यूज करते हैं और उनका फोकस रहता है पूरा सराउंडिंग का, जैसे कि कुर्सी कैसी है, हवा में महक किसकी आ रही है, फूल कैसे हैं, पत्ते कैसे हैं, चिड़िया क्या बोल रही है ना. और वो क्या करते हैं, वो जैसे हम सिमिलीज कहते हैं इंग्लिश में, वो इस तरीके से बातें करते हैं. तो बड़ा सुंदर लगता है उनका. अच्छा, अब आप महाभारत पे आइए, वेद व्यास जी आइए. तो वेद व्यास जी जो हैं, जैसे अगर मैं मथुरा का ढूंढूं तो मुझे बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है उसमें, सिंपली बिकॉज उनकी लिखने की शैली एकदम अलग है. तो लिखने की शैली कैसे अलग है? तो वो अगर दुर्योधन की बात करते हैं, जैसे लोग बात कर रहे हैं, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन पे बड़ा जोर देते हैं कि दुर्योधन ने अपनी ये आंख ऊंची की, ऐसे किया और मजाक उड़ाया उनका, और इस तरीके की बातें करते हैं. ये रामायण में आपको नहीं मिलेगा. तो अयोध्या इसलिए भी बहुत चर्चित है क्योंकि अयोध्या का एक बहुत अद्भुत वर्णन हमें मिला है. वो मुझे खुद ही लगता था, क्योंकि मैं पढ़ पाती थी, तो मुझे लगता था वाह कितना सुंदर है, और इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम अद्भुत अयोध्या रखा था. ठीक है. सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई अयोध्या इज आल्सो वेरी फेमस. अपार्ट फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस. सप्तपुरियों में से एक है, नंबर 1 सप्तपुरी, राइट. सो अभी हम सब कलयुग की अयोध्या जानते हैं, अभी रामलला वहां पे आए. तो मैं आप लोगों को प्राचीन अयोध्या ले जाऊंगी. ठीक, प्राचीन अयोध्या, त्रेता युगीय अयोध्या. और जो मेरी बुक में लिखा है, मेरी बुक में लिखने का शैली अलग है और मेरी टॉक का शैली अलग है. तो इसमें अलग क्या है? तो मैंने अयोध्या को बुक में जो लिखा है वो सीड से शुरू किया है. तो किसने अयोध्या बसाई, कौन थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ उनका जिक्र है,
अयोध्या का डिजाइन क्या है, अयोध्या का लेआउट क्या है, इस तरीके से मैंने अयोध्या का वर्णन दिया क्वेश्चन आंसर रूप में। आज जो मैं आपको ले जाऊंगी वो हम चलेंगे अयोध्या, और हम किसके साथ चलेंगे अयोध्या टाइम ट्रैवल? हम रामलला के साथ चलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को जो वर्णन दूंगी वो बाहर से आते हुए अंदर का वर्णन है। जैसे कि हम आज की अयोध्या में से प्राचीन अयोध्या रामलला के साथ जाएंगे, ठीक है? अब व्हाट विल आई कवर इन दिस सेशन? तो मैं क्या क्या कवर करूंगी मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को पूरा, एंड एग्जैक्टली लाइक ही सेड, वी आर गोइंग टू वॉक टू अयोध्या, और वी आर गोइंग टू टेक अ सवारी एंड गो टू अयोध्या. So you will see all the sights and sounds that one would have had going to प्राचीन अयोध्या. So इस टॉक में मैं ये सारी चीजें कवर करूंगी. How would प्रभु राम travel to अयोध्या? In this case रामलला कैसे चलेंगे? हम रामलला के साथ चल रहे हैं, ठीक है? What is the first thing that he will see when he approaches अयोध्या? तो त्रेता युग के हम पहुंच गए, कलयुग से हम त्रेता युग चलते चलते जैसे जा रहे हैं, तो पहली चीज हम क्या देखेंगे अयोध्या पहुंचने पे, ठीक है? दूसरा, उसके बाद क्या मिलता है हमें, क्या हम क्रॉस करेंगे, करेक्ट? What does he see on the walls of the strongholds of अयोध्या? So stronghold से आप लोग क्या समझते हैं? stronghold क्या होता है? फोर्ट्रेस होता है ना. तो पुराने जमाने में जो ये सिटीज एंड कैपिटल्स होते थे वो फोर्ट्रेसेस में होते थे. तो इंग्लिश में हम उसे जैसे फोर्ट्रेस बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग होल्ड बोल देंगे. व्हाट आर द, अब स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आए हो तो गेट्स होंगे, तो गेट्स कैसे दिखते हैं ये सारा मैं आपको बताऊंगी. और अंदर गए तो अंदर की क्या दिखेगा आपको, सड़कें कैसी हैं, ठीक है? उसके बाद वो अगर आए हैं अयोध्या तो कहाँ जाएंगे अयोध्या में? जाहिर सी बात है अपने पैलेस जाएंगे, राइट? अपने महल जाएंगे. तो वो महल जाने में वो क्या क्या चीजें देखते हैं, राइट? उसके बाद उनका पैलेस, उनका महल कैसा था, ये सारी जानकारी बाय द वे मेरी बुक में टू द डिटेल सब दिया हुआ है. मैं एक अलग शैली से आपको आज समझाऊंगी. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब सबने देखा कि आज की अयोध्या कैसी है, उसकी सड़कें कैसी हैं, उनके मंदिर कैसे हैं, उनके घर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं. तो उसमें बहुत सारा चीज प्राचीन अयोध्या का भी कॉपी है. जैसे वो प्राचीन अयोध्या में जैसी जो चीजें हो रही थी, जो सड़कें थी, वो इसमें भी वर्णन है बाय द वे. सो दीज आर माई बुक्स एंड ये दोनों बुक्स मेरी हैं. और ये जो अमेजिंग अयोध्या है ये 2021 में निकली थी, और अद्भुत अयोध्या अभी प्राण प्रतिष्ठा के साथ मैंने रिलीज की थी, हिंदी वाली. मैंने अपनी बुक्स की जो बात की है, मेरी बुक में एक बहुत ही पर्टिकुलर शैली है मेरा लिखने का, जो बहुत लोगों को समझ में आता है, जिन्हें प्रूफ चाहिए स्पेशली उनको बहुत अच्छा लगता है. सो जब भी हम कुछ लिखते हैं, स्पेशली whenever we present a research, whenever we say something that ये ऐसा था या ऐसा था, तो इंसान को प्रमाण चाहिए. लोग प्रमाण मांगते हैं. तो प्रमाण तरह तरह के होते हैं. तो बट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण जैसे हिंदूज में जो माना जाता है वो है शाब्दिक प्रमाण. शाब्दिक प्रमाण मीन स्क्रिप्चुरल एविडेंस, कि अगर हम कह रहे हैं कि त्रेता युग की अयोध्या ऐसी थी, उसमें ये था, तो ये कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, और हम ये कैसे जाने कि ये सच है या झूठ है, राइट? तो मैंने ये बुक इसलिए भी लिखी क्योंकि बहुत लोगों का कहना था राम मिथ्य है, और जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो भी झूठ लिखा है, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. यस, इट्स मिथोलॉजी. अब लोग कहते हैं नहीं मिथोलॉजी तो पहले हुआ था. वेल, अगर मिथोलॉजी पहले हुआ था तो मिथ क्यों बोलते हैं? दिस इज अ मिथ, दिस इज एन अर्बन मिथ. मिथ संस्कृत शब्द मिथ्या से लिया गया है. सत्य और मिथ्या, मिथ्या मीन्स लाइज. तो जो झूठ नहीं है, जो सच है, उसे मिथ्या कहते हैं. तो बहुत लोगों का कहना था नहीं ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है. और मैं इंडिविजुअली जब लोगों से इंटरेक्ट करती थी, मैं बोलती थी नहीं ये मैंने इस देश में देखा है, नहीं मैंने इस देश में देखा है, मैं बहुत घूमी हुई हूँ. तो लोग मेरा विश्वास नहीं करते थे. तो मैंने इस बार क्या किया, बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स निकाली. बहुत कम निकली हैं बट मैंने निकाला टू शो पीपल, एंड सो आई पुट देम हियर एज वेल एंड आई विल शो इट यू. अच्छा, मेरे बुक में भी ऐसा ही मैंने डिस्क्राइब किया है एवरीथिंग. अच्छा, और बुक में जो रेफरेंस, जो शाब्दिक प्रमाण लिया है वो वाल्मीकि का लिया है. अब प्रश्न है सिर्फ वाल्मीकि क्यों? वाई वाल्मीकि? बाकी तो है नहीं ना. जो ऋषि जो त्रेता युग के थे, जो भगवान राम के समकालीन थे,
वही ना सही में बताएंगे कि अयोध्या कैसी थी। अब 500 साल पैदा होने वाला बच्चा क्या लिख करके बताएगा कि दिल्ली 2024 में कैसी दिखती थी। अगर मुझे बोलना है या आप हुए तो हमारे बारे में 500 साल बाद कोई कैसे बोल सकता है क्या है। जो समकालीन है वही ना सब जानेगा, तो वो जो लिखेगा वही। सो यही सत्य है। और एक ने तो कम, मैं अपने रिव्यूज देखती हूँ तो ऐसे तो रिव्यूज बड़े खुश होते हैं लोग कि वाह वाह बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम पढ़ते थे हमें समझ नहीं आता। सो इफ दे 100 रिव्यूज 99 आर गुड। सो एक ने लिखा भाई इसमें मजा नहीं आया, जो लिखा था वाल्मीकि रामायण में वही मैडम ने लिखा है। तो मैं बहुत हंसी, मुझे बहुत हंसी आई। तो मैंने बोला अब मैं क्या बोलूं भाई, मैं राम जी को चमगादड़ पे नहीं उड़ाना चाहती थी। ये गलत बात है, ठीक है। आई डोंट वांट टू, पुष्पक विमान रहने दो, चमगादड़ मत बनाओ उसको, ठीक है। सो मैं कुछ अंशंट नहीं लिखना चाहती हूँ। जो है, जो सत्य है उसी को हम लिखेंगे, जो उन्होंने देखा वही हम लिखेंगे। है सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो, अब बताओ मुझे जरा। हाँ ये तो गलत हो गया ना, ये नाइंसाफी है, ठीक है। तो मुझे झूठ नहीं लिखना। तो हमें शाब्दिक प्रमाण मिला और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमारा क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण से अर्थ होता है जो हमारे सामने है, जो हमारे प्रत्यक्ष है। आज आप मेरे प्रत्यक्ष हैं, मैं आपके प्रत्यक्ष हूँ, तो वी नो दैट वी आर हियर। आप कह सकते हैं हाँ कि नीना जी जो थी गुलाबी साड़ी पहन के आई थी, ठीक है, तो ये सच है। हाँ कहते हैं कि प्रत्यक्ष को भी क्या प्रमाण, राइट। सो जब एक पिक्चर दिखाई जाती है तो वो प्रत्यक्ष है कि नहीं है। अब मैं वो एग्जैक्ट इमेज तो नहीं क्रिएट कर सकती ना अपने इमेजिनेशन से, बट एक बात है, जैसे कि यहाँ सारे जेंटलमैन जीन्स पहने हुए हैं, क्या जीन्स सिर्फ इंडिया में पहनी जाती है या पैंट्स? नहीं, यस। Are you the only one who wears jeans? No. You're sitting on a chair. Is this the only chair that is available in India? और कि ये कुर्सी और भी जगह मिलेगी आपको, और भी जगह मिलेगी। तो मैं इस प्रमाण में जो पिक्चर्स देती हूँ, मैं सिर्फ इंडिया से पिक्चर्स नहीं देती हूँ, मैं इंटरनेशनल एंशिएंट कल्चर से देती हूँ, और भी एंशिएंट कल्चर से मैं पिक्चर निकाल के देती हूँ। प्रश्न है क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो सिर्फ एक जगह नहीं दिखेगा, वो अलग अलग जगह होगा। क्योंकि जो आइडियाज होते हैं वो फायर की तरह फैलते हैं, और एक टाइम पे, जैसे कि मैं एक पुरानी एक कोई लेख पढ़ रही थी कि जो स्टूल है, जब स्टूल का आविष्कार हुआ तो अचानक वो पूरे दुनिया में एक साथ दिखने लग गया था, उसके पहले शायद नहीं था। तो ऐसे करके जो स्प्रेड होता है, रैपिड स्प्रेड, तो एक कल्चर है जो आप अलग जगहों पे भी देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस चेयर, इज इट इन अमेरिका? अमेरिका में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चाइना, रशिया? तो मतलब हमें अलग अलग इंटरनेशनल एरियाज में भी ये चीजें दिखने को मिलेंगी। जैसे ये बिल्डिंग है जिसमें हम खड़े हैं, 10 मंजिले की बिल्डिंग है, क्या सिर्फ इंडिया में 10 मंजिले की बिल्डिंग है? सो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मैंने प्रमाण डाला है वो मैंने अलग अलग देशों से प्रमाण निकाला है, क्योंकि जो अयोध्या में वर्णन है वो एंशिएंट कल्चर्स में और एंशिएंट कल्चर्स ने भी किया है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अयोध्या एक प्रोटोटाइप थी, क्योंकि वो सबसे पहली सतयुग में पहली सबसे बसाई हुई पहला शहर था। सो मैंने ये अंतरराष्ट्रीय प्रमाण इसीलिए लिखा है। सो इस शैली में मैंने अपनी बुक लिखी है, पहले श्लोक, फिर पिक्चर्स, और उसका डिस्क्रिप्शन, और उसका मीनिंग। या तो शब्द हो गए तो फिर उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या है, डाउट्स आते हैं लोगों के। अगर मैं सिर्फ ऐसे से बोलती रहूं कि अयोध्या में था, अयोध्या में ऐसे था, अयोध्या में वैसे था, तो लोगों के मन में बहुत डाउट्स आते हैं कि मैम आप ये कैसे कह सकती हैं। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ एक छोटा सा दे दिया कि वाल्मीकि में ये रामायण में ये इस श्लोक नंबर लिखा है, तो कोई जाके देखता नहीं है, पर वो डाउट हमेशा किसी के दिमाग में रहता है। तो मैंने क्या किया, वो श्लोक ही लिख दिया। हिंदी तो सब पढ़ते हैं, संस्कृत सब जानते, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, उसका ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलिटरेशन भी मैंने लिखा है। इसीलिए मैंने जितने भी डाउट्स हो उनको क्लियर करने के लिए श्लोक लिखे हैं। दूसरा, क्यूरियोसिटी। अच्छा, अब इस स्लाइड को देख, इन स्लाइड्स को देख करके लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। तो जब मेरा कोई टॉक खत्म होता है या कुछ होता है, तो वो कहते हैं कि मैम आपने ये क्यों नहीं बोला, मैम आपने वो क्यों नहीं बोला, मैम ये भी तो था, मैम वो भी तो था। तो मैंने क्या किया है, आपको कुछ प्रश्न दे दिए हैं, वो सारे जैसे उत्पन्न होते हैं आपके दिमाग में, जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, तो वो आप जाकर के बुक में देख सकते हैं वो कौन सा चैप्टर है, मैंने लिख दिया है। सो यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी questions, curiosity or doubts unanswered.
You can go take a look at it. So, आप सबसे प्रश्न है, अब हम प्रभु राम के साथ, रामलला के साथ जा रहे हैं। 5 साल के हैं रामलला, सबने देखा जो बालक हैं, ठीक है। तो वो कैसे जाएंगे अयोध्या? सबसे प्रश्न है वो कैसे जाएंगे अयोध्या। तो इन तीनों में से रामलला के बारे में ये 3 चीजें लिखी हुई हैं कि वो ऐसे ट्रैवल करते थे पूरा, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन फुट, ही ट्रैवल्ड ऑन फुट। उनके पास एक हाथी भी था और उनके पास चैरियट्स भी थे। तो हमें बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन मिलता है। अब मैं आपको और आगे दिखाती हूँ, ठीक है। सो लेट्स से ही ट्रैवल्स ऑन अ चैरियट, सो वी आर गोइंग ऑन चैरियट्स विद हिम। सो पुराने जमाने के चैरियट्स कैसे लगते थे, तो उस जमाने में कैसा लगता होगा। सो व्हाट प्रूफ डू वी हैव कि उस जमाने में क्या था, कैसे था। एंशिएंट चैरियट्स, सो हियर आई एम, देयर इज दिस इज इन जॉर्डन, एंड ये द रोमन आर्मी एंड चैरियट एक्सपीरियंस। तो पुराने ज़माने की आर्मी और चैरियट एक्सपीरियंस कैसा होता था, ये मैं देख के आई हूँ। तो मैं उसके बगल में खड़ी हूँ बिकॉज दिस इज व्हाट द प्रोग्राम वाज। अच्छा, टेक अ लुक एट द नंबर ऑफ हॉर्सेस। कैन यू काउंट द हॉर्सेस एंड टेल मी? 4 हॉर्सेस। व्हाई आर दे 4 हॉर्सेस? देखो, चैरियट जो था वो एक पर्टिकुलर साइज का था, एंड यूजुअली या तो 2 घोड़े होते थे या 4 घोड़े होते थे। और जो चैरियट जो होता था उस पे या तो 2 जन होते थे, एक सारथी और एक जो उसको चला रहा है, या इकलौता भी होता था, या कभी कभी हमें 3 का भी वर्णन मिलता है। अच्छा, जैसे कृष्ण भगवान हैं और अर्जुन हैं, तो उनके में कितने थे? 4। 4 कृष्ण भगवान सारथी थे, है ना। सो वी नो कि 1-2 जन होते हैं। अच्छा, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इस चैरियट पे कितने खड़े हैं। So this is the chariot. ये 2 घोड़े का है। This is a very typical ancient chariot. ये रोमन आर्मी का था, एंड जो हमारे यहाँ जो excavations में मिला है, they are similar chariots that they have found. Similar shape and size. Similar, not the same. अलग अलग countries के अलग अलग वो होते हैं। So you can see 2 people can easily stand on this chariot. One who's holding the rein and one जो सवारी है, and maybe one more person can come. Maybe. War में आए maybe 2, maybe 3, you know. Why is this necessary? Because chariot एक घुमा रहा है और दूसरा बाण खींच के मार रहा है. Right or wrong? You need 2 people, right? Because it's very difficult to hold the horses and shoot at the same time. So this is your typical, and you can see army के पीछे खड़े हुए कैसे होते थे पुराने जमाने. This is a Roman thing, so I'm showing. And this is how the chariot looks like when it's going fast. So ये पुराने ज़माने के typical chariots हुआ करते थे. So if Ramji was on a chariot, this is how he would have traveled. And even if he is going as Ram Lala, this is the chariot that probably he will have. अच्छा, एक बहुत ही, और इसमें बड़े सुंदर सुंदर डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उनके चैरियट्स के बारे में भी. अच्छा, मेरी बुक में भी अलग अलग चैरियट्स हैं. सो जैसे हमारे पास आज ट्रेन, बस और कार होती है, तो चैरियट और इन सब चीज़ों के भी अलग अलग यूजेस होते हैं. सो फॉर लेजर चैरियट्स अलग होते हैं, घूमने वाले अलग होते हैं, वॉर वाले अलग होते हैं, बट दिस इज द बेसिक चैरियट यूज्ड एट वॉर एंड अदर थिंग्स, राइट. एंशिएंट आर्मीज पहले कैवलरी के साथ हुआ करती थी और चैरियट्स हुआ करते थे. हॉर्सेस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इन चैप्टर 25 आई हैव एक्सप्लेन्ड द होल थिंग. सो इन चैप्टर 25 you'll अंडरस्टैंड अयोध्या में घोड़े कहाँ से आए, कौन था. बाय द वे, अयोध्या में घोड़े अयोध्या के लोकल नहीं हुआ करते थे, बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे. तो वो कहाँ से थे, क्यों इंपोर्ट किए जाते थे, किस देवी देवता के सबसे अच्छे घोड़े थे, ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं. अब प्रश्न उठता है कि रामलला तो इतने छोटे थे, तो क्या वो चैरियट इतने छोटे से राइड करते होंगे? द आंसर इज यस. यस, सारथी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ जाएंगे. अच्छा, हमारे ज़माने में आज क्या हुआ है कि हम बच्चों को इन्फेंटलाइज करते हैं. इन्फेंटलाइज का मतलब उन्हें बहुत छोटा बना करके रखते हैं. नहीं, अभी तो 17 ही का है, अभी तो 16 ही का है, इसको क्या है, बस बड़े होकर सीख जाएगा. ऐसा नहीं होता. आर्मी फैमिलीज में मैंने ये नहीं देखा है. तो गन की शूटिंग, ये फन के लिए सब जाते हैं वहाँ पे. शुरुआत में इट्स फन एंड गेम्स, बाद में उनको जो इंटरेस्ट होता है वो सीख लेते हैं. और मैं ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फेवरेट वेपन होता है ना सबका, वो जितने भी हमारे अवतार हैं, राम जी का फेवरेट वेपन क्या था?
परशुराम का क्या था? बलराम का क्या था? हल। ये सब आप लोगों को कैसे पता है? क्योंकि पिक्चराइज किया गया है, राइट? पिक्चराइज किया है ना। तो ये कैसे पिक्चराइज होता था, क्यों होता था? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम एक पर्टिकुलर चीज पे ड्रॉन होते हैं, एंड दीज आर ऑल, माइंड यू, दीज आर ऑल क्षत्रियज इन टुडेज वर्ल्ड। आर्मी वाले बच्चे हैं और आर्मी ही ज्वाइन करेंगे, बड़े होकर के ये चीफ ही बनेंगे, चीफ या किंग बनेंगे। आई मीन the main person is like, you are going to be the president of the country, right? Because the president is the highest person and the army comes under him, the army and the air force. So उनको पता है, so it is their life, so and it is their favorite. हम आज के ज़माने में अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा बच्चा बना करके रखते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, they were exposed, and जो specifically इन families से आते हैं उनमें ज़्यादा exposure होता है। वो जो भी अपने बच्चों को इनफैंटिलाइज करता है या अपने बच्चों को ना बड़े नहीं होने देता, बिकॉज आई टेल यू समथिंग, द बिगेस्ट एम्बिशन, द डिजायर फॉर एवरी चाइल्ड इज टू बिकम एन एडल्ट। राइट और रॉन्ग? राइट? किसी बच्चे से पूछो, मैं बड़े होके ये बनूंगा, मैं बड़े होके वो बनूंगा, राइट? सो यू हैव टू एनकरेज देम। एंड राम जी के बारे में क्या है, बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है। कहते हैं वो नित्य प्रैक्टिस करते थे। किसका प्रैक्टिस करते थे? धनुष का, धनुष बाण का। अपार्ट फ्रॉम धनुष बाण, वो हाथी चलाना, टैक्टिकल चैरिटियरिंग मतलब चैरियट्स, ये सब उनको आता था। ये उनका वर्णन है कि वो कॉन्स्टेंटली ये प्रैक्टिस करते हैं और धनुष बाण का तो हमेशा करते हैं, और साथ में अपने पिताजी की आज्ञा का पालन। ये वाल्मीकि रामायण में हमें स्ट्रेट अप लिख के दिया हुआ है। इसीलिए मैंने पूछा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। परहैप्स इस उम्र में वो खुद भी चला लेते। ये है। और मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, अच्छा आप कोई बोलेगा नहीं बट 5 साल में स्कूल एजुकेशन हुई थी कि नहीं हुई थी, तो वाल्मीकि रामायण में हमें ये भी बताया है कि राम जी का जिनाऊ कब हुआ है। तो राम जी का जिनाऊ बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि जब उनको वनवास भेजा गया था तो कौशल्या जी कहती हैं शायद 14 साल हो चुके हैं तुम्हारी जिनाऊ को, एंड ही वाज 17ish when he went to no he was much older when he went to वनवास। तो उनका कैलकुलेशन, सॉरी ये कैलकुलेशंस अलग होंगी, बट इनका ये मतलब उनकी ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो गई। एंड वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू और आस्क यू इज दिस थिंग अबाउट स्ट्रैटेजी एंड वॉर, राइट? ही वाज अ क्षत्रिय, एवरीबडी नोज दैट। और हम जब कहानी सुनते हैं अयोध्या की या रामायण की कहानी सुनते हैं तो कभी प्रश्न नहीं करते कि ऐसा हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था, क्यों किया गया था। अब नल सेतु या राम सेतु बनी तो क्यों बनी? अगर लोगों को इस पार से उस पार ही जाना था तो हनुमान जी तो उड़ा के ले गए होते, हाँ कि ना? या हम नौके में चले गए होते। तो फिर इतना मेहनत करने की जरूरत क्यों पड़ी? कभी सोचा है? नौके में भी तो जा सकते थे, हाँ कि ना? नौका तो आसान होता बनाना। इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस मैसिव रोड, isn't it easier to make? फटाफट बना लिया, चल गए, पैडल करके चले गए, राइट? अल्टीमेटली तो वानर्स की आर्मी थी ना, वानर, रीछ और यही सब थे। ह्यूमंस तो उसमें, मनुष्य तो कम थे ना उसमें, राइट और रॉन्ग? किसी ने सोचा? मैडम इतनी सारी नौका कहाँ से आती? तो इतने सारे पत्थर जहाँ से आए तो पत्थर दे आर इजीली अवेलेबल। हाँ, नौका इजीली अवेलेबल है। हमेशा टिम्बर देखना वहाँ, हनुमान जी भी इतने सारे और उड़ के ले गए होते फिर। फिर थोड़ा जंगल में तो सब कुछ अनइमेजिनेबल सा हो जाता थोड़ा सा। जंगल में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। तो मैं आपको उसके, वो आसान होता है कटिंग ट्रीज इज इजियर। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, जो अगर ये किसी की ट्रेनिंग बचपन से न हो या ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं मिली हो इन वॉरफेयर, तब ये लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा कि क्यों बना था राम सेतु। सो द बेसिक्स ऑफ वॉर, देयर आर 4 operations in war. Anybody knows about the operations of war? जब एक युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में 4 ऑपरेशन होते हैं। स्ट्रैटेजी अलग होती है, टैक्टिक्स अलग होता है, और ऑपरेशंस अलग होते हैं वॉर के। डू यू अंडरस्टैंड विद ऑपरेशंस ऑफ वॉर? कैन एनीबडी टेल मी एनीथिंग अबाउट ऑपरेशंस ऑफ वॉर? जब जंग छिड़ती है तो उसमें क्या करते हैं? हाँ बताओ।
सेकेंड है ये लॉजिस्टिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉजिस्टिक्स, हाँ ठीक है। तो ट्रेंच जो तुमने बोला ये टैक्टिकल हो जाएगा, टैक्टिकल या स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी में कि कैसे हमें ग्रुप करना है, कैसे आगे जाना है, ये स्ट्रैटेजी हो जाती है। ये ट्रेंच डिग करना है, ये करना है, ये टैक्टिक्स में आ जाता है, ये टैक्टिक्स होते हैं। सो जब हम वॉर की बात करते हैं तो सपोजिंग जैसे जयपुर के बॉर्डर से पाकिस्तान में अगर लड़ाई हुई तो क्या करेंगे, कैसे करना है? या इधर से अगर हम जैसे इस समय त्रेता युग में यहाँ से हम श्रीलंका गए थे तो क्या करना है? जो अयोध्या है, और मैं वॉर पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अयोध्या का मतलब ही होता है अयुद्ध। अयुद्ध जिससे आप युद्ध नहीं कर सकते हैं। जैसे अमर जो कभी मरेगा नहीं, अमित जो कभी मिटेगा नहीं, अजर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। राइट राइट, हाँ अजय भी होता अजय है, जीत नहीं सकते। जिसको जीत नहीं सकते, अयुद्ध दैट विच इज अनअसाइलेबल। और जगह जगह पे अयोध्या का नाम लिखा है अनअसाइलेबल। दैट मीन्स Ram knew the strategy. That is why he was able to mobilize these people single-handedly, or let's say Ram and Lakshman were able to do it. So there are 4 operations, and I'm just going to briefly tell you about them. The first operation is defense. Defense. The first operation of war, any war, is defense. The second is advance to contact. Contact is like हम आज यहाँ हैं और हम वहाँ जा रहे हैं, right? हम कहीं से कहीं जा रहे हैं. This is advance to contact. The third is attack. When the real war happens, and the fourth is withdrawal. चाहे हम हारे या जीते तो हम वापस कैसे आएंगे और हम वहां से क्या करेंगे, राइट? सो डिफेंस इज व्हेन एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट्स टू वन पोजीशन। डिफेंस जैसे अगर महाभारत भी पढ़ोगे तो महाभारत में जब युद्ध का ऐलान होता है तो वो दुर्योधन अपनी अपनी आर्मीज, चलो यहाँ लड़ना है, सब अपनी आर्मीज को लेकर के एकत्रित होते हैं। तो उसमें आपका ऑर्डिनेंस आता है कि खाना कैसे आएगा, गोला बारूद कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, राइट? तो वहां पे जो हम एकत्रित होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको हम डिफेंस कहते हैं। तो जब वो लोग इंडिया में साउथ में एकत्रित हुए कि अब हम यहाँ से अटैक करने जाएंगे, तो ये डिफेंस हो गया उनका। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ वॉर, दिस इज एन ऑपरेशन। This is, and you make firm bases. The second is advance to contact. अब हम आगे जाएंगे, यहाँ तो मोबिलाइज किया, मोबिलाइज करके आपको आगे बढ़ना है। तो जितना भी डिस्टेंस है उतना हमें कवर करना है। तो अगर राजस्थान की बात की तो राजस्थान से उनके वहाँ पाकिस्तान के कितना बॉर्डर में क्या है, कैसे जाएंगे, क्योंकि ट्रुप्स एकदम एग्जैक्टली बॉर्डर पे नहीं रहती, थोड़ा सा दूर रहती है। तो वहाँ से हम कैसे मोबिलाइज करेंगे, वो डिस्टेंस कैसे करेंगे। डिस्टेंस क्यों कवर करना है? क्योंकि अटैक करना है, राइट? या वो आर्मी आ रही है, हमें जाकर के उससे मिलना है। सो दिस इज अटैक। सो जब ये बात हो रही है तो उसमें अब अटैक में ऑब्स्टिकल आता है। तो यहाँ पे क्या ऑब्स्टिकल है? देयर इज एन ओशन। ओशन इज द ऑब्स्टिकल, ठीक है? सो ही इज मोबिलाइज्ड, वानरों की आर्मी ले ली, रीच हो गए, उसमें ये हो गया, सब लेकर के वहां गए हैं। अब अटैक के लिए एक ऑब्स्टिकल है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऑब्स्टिकल है। तो उन्होंने ये बनाया, सेतु बनाई, और सेतु से वापस आना है, जो फर्म बेस कहते हैं हम, तो विड्रॉल। सो क्या होता है हर रोज? सो देयर इज बैटल एंड देयर इज वॉर। यू मे लूज 1 or 2 battles, बट अल्टीमेटली यू हैव टू विन द वॉर, राइट? तो उसमें क्या होता है, व्हेन यू लूजिंग अ बैटल यू कम बैक एंड देन यू गो बैक अगेन। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, डिड दे लीव द वॉर? दे डिडंट लीव द वॉर ना, घायल हो गए, राइट? तो उनको ठीक किया, कहीं आए होंगे, बेस होगा उनका वहां पे, फिर वहां से उनको ले गए। सो ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है जीतने के लिए। यू शुड नो ऑल ऑफ दिस, एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस इज बिकॉज वी आर स्पीकिंग ऑफ चैरियट्स, वी आर स्पीकिंग ऑफ अयोध्या, and we are speaking of people who knew war very well. And why I'm saying this is so that when the next time you read something like the Ramayana or the Mahabharata, you're able to put the story behind कि अच्छा ये रीजन है, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं वॉर के, और अब हम इसी के कारण राम सेतु बना था, या इसी के कारण ये हुआ था, या इसी के कारण ये हुआ था। This is basic, and why I'm and by the way this is still taught today. So अच्छा, अब वहां हम जाकर के लड़के तो आ गए, लड़ लिया, जीत लिया, फिर अब क्या करेंगे? तो पीछे आने की भी स्ट्रैटेजी होती है, हम कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे। जैसे महमूद गजनवी, महमूद गौरी, ये सब जितने भी थे, ये अटैक करके आते थे तो क्या इंडिया में बस जाते थे? ये तो अटैक करके वापस रेड्स करते थे ना ये लोग। तो इसका मतलब उनको रिट्रीट करने का भी था। दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन ऑफ वॉर, पीपल मस्ट अंडरस्टैंड दिस।
whenever we read of scriptures, they are about wars. So we must at least, Hindus of today must have this basic knowledge, and therefore I'm sharing. Now you understand? Is it clear? So retrieval का भी जो होता है उसको कहते हैं withdrawal, and planned withdrawals होते हैं ये, ठीक है? Yes. So there is, when you read the Valmiki Ramayana, it's not only a story. There is a lot of depth to it. And if you understand all these operations of war, you understand construction, you understand it is Ayodhya. So इसमें battle, war, strategy, operations का बहुत महत्व है. Right? Otherwise it's just a story. So now this is an elephant. This is a very typical elephant. So if we are going to Ayodhya, this is the kind of elephant that probably he would have, and this is also a war elephant. इस type के ही होते थे, war elephants हुआ करते थे. And ये घूमने वाले elephants होते हैं, ठीक है? So I am showing you two. Book में और भी हैं जो chariots के भी आपको मिलेंगे, pictures वगैरह दिए हुए हैं मैंने. And so chapter number 26 is devoted to, like 25 was devoted to horses and 26 is devoted to elephants. So भगवान राम के elephant का क्या नाम था, कौन कौन उस पे बैठा था और किस टाइप के elephants, ये सारा आपको book में मिल जाएगा. For me I am taking you, अभी तो हम लोग उनके साथ सवारी कर रहे हैं, right? Now पैदल चले तो उसकी तो जरूरत नहीं होती. जब हम अयोध्या पहुंच रहे हैं, so let's say हम आज के अयोध्या से त्रेतायुग की अयोध्या जा रहे हैं, हम सवारी लेके चल चुके हैं. अब पहला चीज क्या है जब हम अयोध्या पहुंचेंगे तो what will we see right before or right when we reach Ayodhya? A forest of Shoria robusta. Shoria robusta किसे कहते हैं? This is the Latin. सबसे पहले हम एक फॉरेस्ट में आएंगे और ये छोटा फॉरेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. And this forest is a planned forest. It's not a random forest. This forest is a part of the defense system of Ayodhya, because of which Ayodhya is called Ayodhya. वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में मेंशन है. शौर्या रोबस्टा is the name of the tree, and ये साल के पेड़ हैं. साल को शौर्या रोबस्टा कहते हैं. Any guesses कि ये कितना बड़ा फॉरेस्ट है, कितना चौड़ा फॉरेस्ट है, कितना हमें आगे जाना पड़ेगा इस फॉरेस्ट में इसको कवर करने के लिए? 2 योजन चौड़ा. यू अप्रोच अयोध्या फ्रॉम एनी कॉर्नर, 2 योजन चौड़ा इस साल के वृक्ष का फॉरेस्ट आपको मिलेगा, साल के वृक्षों का फॉरेस्ट मिलेगा. और वाल्मीकि जी बहुत ही सुंदरता से डिस्क्राइब करते हैं. उन्होंने अयोध्या और लंका दोनों को एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री की तरह डिस्क्राइब किया है. और उन्होंने जो डिफेंस फोर्टिफिकेशंस हैं वो स्त्री के जेवर, स्त्री की साड़ी या स्त्री का जो कपड़ा है उससे उन्होंने किया है. तो एनी गेसेस कि वो फॉरेस्ट को वो क्या कहते हैं, कि क्या है स्त्री के, मतलब स्त्री ने क्या पहना है, क्या इतना सुंदर है, क्या पहना है उसने, जिसे ये कहते हैं, ये वो कहते हैं मेखला. मेखला, मेखला संस्कृत में मेखला है. अदरवाइज अगर हम हिंदी में कहेंगे उसे हम कमरबंद कहेंगे, या आज के जमाने में बेल्ट. बेल्ट तो मेखला, जैसे ये बेल्ट है ना, इट इज टू पुट थिंग्स टुगेदर. तो वो कहते हैं इसी मेखला के बारे में, वो कहते हैं अ मेखला ऑफ साल ट्रीज इज देयर. ठीक है. और ये मैंने पुरानी मेखला की पिक्चर डाली है. तो पहले बहुत तरह तरह के मेखला होते थे. एक चांदी का भी है, एक ये कौड़ी का भी बना हुआ है, ये बीड्स का भी बना है. मैं आपको एक और दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये सबसे आउटर गारमेंट है. और जैसे ये मैंने बेल्ट पहना है, मेखला कहेंगे इसे तो संस्कृत में. तो वो कह रहे हैं कि पूरी अयोध्या जो है वो साल के वृक्षों की एक मेखला के बीच में, लाइक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने 2 योजन चौड़ा बनाया हुआ है. ओके. क्यों ये ऐसी है, क्यों ऐसा है, वो तो सुंदरता से उन्होंने वर्णन कर दिया कि स्त्री की तरह है, दे डिसाइडेड. बट व्हाई वुड ही मेक अ फॉरेस्ट देयर? एनी गेसेस? Part of strategy. यस, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी. Kind of fortress only. सो क्या होता है, हाँ बोलिए. योजन कितना होता है?
योजन मैंने अब पूरी बुक में पूरा मैथ करके बताया हुआ है, इट्स अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9, अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग आप किसके ट्रांसलेशन से जा रहे हैं। 15 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर के आसपास है। 11-12, 8 to 9 माइल्स, क्योंकि मैंने इसके कैलकुलेशंस किए हैं। जैसे लंका का उन्होंने जो साइज बताया, अगर मैं वो करती हूँ तो 8 पॉइंट सम माइल आता है, किसी ने 9 कहा है, किसी ने 10 कहा है, किसी ने 8.5 कहा है। तो वो कैलकुलेशंस भी मैंने अपनी बुक में, आप पढ़िएगा तो आपको पूरे डिटेल मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये हमें लिखा है। अच्छा, अब ये डिफेंस सिस्टम हो गया। yes, this is a part of defense system. Why is this a part of defense system? Whenever an army or dacoits, when they are planning to attack you, the forest acts as an obstacle, so they can't come charging in. It's not possible to charge in. They are going to be slowed by the forest. How are they going to be slowed by the forest? Because they'll have to clear the forest in order to make large groups of people go. Yes? Then there is no proper path. Then forest is full of jungli जानवर, शेर, ये traps, अलग अलग तरीके की चीजें। सो यू नो दीज आर थिंग्स दैट आर नॉट प्लेजेंट। अच्छा, अब जब भी हम वॉर लड़ते हैं तो हमें चीजें उठा करके लानी होती हैं, खाना पीना, ये सब। वॉर इज नॉट लाइक भैया आज गए और लड़ करके आ गए, ठीक है। सो यू हैव टू टेक फूड एंड अदर थिंग्स। सो इफ यू टेक देम टू अ फॉरेस्ट, यू आर प्रोन टू अटैक्स बाय एनिमल्स। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, अनदर थिंग, तो ये मेखला साल ट्रीज की जो हमने बात की है, साल के पेड़ों की बहुत मतलब बहुत यूज होता है उसका। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो अब इतने हमारे बोलचाल में इतना कॉमन हो गया है कि हम कभी सोचते नहीं ये शब्द आया कहाँ से। तो पुराने जमाने में लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुकुल कहाँ होता था? नहीं नहीं, बट ये ऑफिस, ऐसे हम ऑफिस कहते हैं, तो क्या कहते थे उससे? पाठशाला। पाठशाला, राइट। तो ये जो शाला शब्द है ये साल से निकला है, क्योंकि साल के जो वृक्ष जो यहाँ लगाए हुए हैं, अब ये सिर्फ वॉर के लिए नहीं लगाए हुए हैं। अच्छा, ये शौर्या रोबस्टा जो मेखला, ये जो बना है, इसका जो मेखला, ये जो ट्री है ये इंडिजिनस टू इंडिया है, मतलब ये अपनी देसी पेड़ है और इसी से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मैं आपको और भी आगे बताऊंगी, बट जो ये शाला शब्द आता है ये साल के पेड़ों से आता है। तो पुराने ज़माने में हम इसी से, जैसे गौशाला, पाठशाला, ये साल के वृक्षों से बनता था, इसीलिए कहा जाता है कि इसी से ये शाल नाम याद है। नाउ यू विल नेवर फॉरगेट ना, जब भी याद आएगा शाला तो याद रखना कि अयोध्या में पूरा भरा हुआ था। अच्छा, आज भी अगर आप देहरादून जाएंगे या जैसे दिल्ली टू देहरादून जाएंगे, वहाँ साल के वृक्षों का ही जंगल आपको मिलता है। तो बहुत, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया। और जैसे हम पत्रावली वगैरह में खाते हैं ना, पत्तल में खाते हैं ना, कभी सोचा उसके किस पेड़ के हैं वो पत्ते? वो साल नहीं, पीपल के पेड़ से नहीं। पीपल के पेड़ के पत्तों पे हम खाना नहीं खाते, वो हम साल के पेड़ों के पत्तों पे खाना खाते हैं। बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, ठीक है। और जब ये गिरते भी है ना, जब ये सूख के गिरते हैं ना, तो वो ना रात को अगर सुनोगे ना, जैसे कैंपिंग कर रहे हो, जंगल में रह रहे हो, तो ना रात को ऐसी आवाज आती है, खच 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 खच, लाइक इट्स वेरी नॉइजी। अगर ये सूखा अगर पत्ता है ना तो बहुत जोर से आवाज करता है, गिरता भी, बिकॉज इट्स वेरी बिग। तो एकदम शांति रहती है और तुम्हें सुनाई देगा ये साल का कोई ऊपर से पत्ता गिरा है। इट्स, I know it, sometimes it can be scary, but that's if you've lived in jungles. So, how ancient is the concept of मेखला? अभी तो वाल्मीकि ने बता दिया। हमें हमारे यहाँ से क्या मतलब, एक तो है कि पुस्तक में लिखी हुई बात है, इतिहास में हम इतिहास कहते हैं, इसे पुस्तक नहीं है ये। तो कितना कॉन्सेप्ट ये पुराना है और हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द एविडेंस दैट वी हैव। अब ऑब्वियसली वाल्मीकि लिख रहे हैं तो इसका मतलब औरतें पहन के घूम रही हैं ना, मेखला पहना हुआ है ना, उन्हें कमरबंद पहना हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे। आज के ज़माने में नहीं पहनते हैं, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आता क्या है, या हम कहते हैं उसे बेल्ट है, बट एक्चुअली मेखला होती है। तो हाँ, वो स्लाइड था उसका। तो ये हरप्पन एरा मेखला है। सो दिस इज अ हरप्पन एरा मेखला। ये मैं गई थी, म्यूजियम गई थी, बड़ौदा म्यूजियम, MS यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे ये उन्होंने मुझे दिखाया। पहले मुझे लगा ये नेकलेस है, बट दिस इज नॉट अ नेकलेस, दिस इज अ मेखला, कमरबंद है ये।
तो पहले बीड्स, कौड़ी और इन्हीं सब चीज़ों से, चांदी आंदी तो अलग होता था. एंड आई थिंक दीज आर कार्निलियन बीड्स और समथिंग. एंड ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट इसे बनाने में लगभग 1 साल लग जाएंगे. 1 साल. ये इतना, मतलब आज हम डिज़ाइनर बैग्स, डिज़ाइनर पर्सेस एंड डिज़ाइनर ज्वेलरी की बात करते हैं ना, ये पिछले ज़माने की डिज़ाइनर ज्वेलरी है. नो, इट्स नॉट मेड ऑफ. दिस इज आई थिंक अ स्टोन, कार्निलियन. उसके बीच में छेद किया हुआ है. अच्छा, एक स्टोन के बीच में छेद करने के लिए आपको 10-10 दिन लगते हैं. तो अगर आप 36 ऐसे स्टोन्स ले रहे हैं तो 36 इंटू 10, 360 डेज स्ट्रेट अप. तो 1-1 साल आपको लग जाएगा एक इंसान को ये मेखला बनाने में. सो दिस इज डिज़ाइनर वेयर ऑफ एंशिएंट टाइम्स. जो आप कहते हैं ना, हम जो डिज़ाइनर वेयर जो देखते हैं कि ये लुई विटॉन का बैग है, ये हर्मीज का बैग है, ये है. सो कैन यू इमेजिन, आज तो लोग कुछ भी पहन के घूम लेते हैं. तो पुराने ज़माने में जब वो कह रहे थे, इसीलिए वो कह रहे हैं बहुत सुंदर स्त्री है, उसने वो मेखला पहनी हुई है, वो ऐसी है, वो ऐसी है. क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइनर स्टफ एट हिज टाइम्स. सो ये एक एग्जाम्पल, ये मैंने खुद ही ली थी ये पिक्चर. तो पुराने ज़माने की स्त्री ये इस टाइप के आभूषण पहन के घूमती थी. ठीक है. अब ये साल के पेड़ों के बारे में, ये साल के पेड़ के पत्ते हैं एंड क्या बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेद में क्या लिखा है उनके बारे में, कितना बड़ा था, क्या बनता है, क्यों स्पेशल है साल के वृक्ष, ये चैप्टर नंबर 14 में मैंने सारा कवर किया है. सो अब हमने जंगल क्रॉस कर लिया है अयोध्या जाने के लिए. अब क्या आएगा? What are we going to cross next? River. Okay. The most tactical thing will be clearance. Okay. See the enemies who are coming out of the forest. अब हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं. We are going towards, not that would have been on the other side. The clearing would be on the other side. And maybe a little bit of a clearing here, maybe a little bit of clearing. Yes, थोड़ा सा clearing होगा. But वो clearing कैसा है? Guess करो. Any guesses? अब क्या, अब तुमने पहले बोला था, अब तुम भूल गए हो. गेट्स बने हुए हैं। नहीं, moat. Trench is the same as moat. हाँ. A very deep and wide moat. Now, why is there a deep and wide moat? क्यों? Of course, it's a part of defense, but why is it a part of defense? ये इजीली क्रॉस ना कर सकते. physical barrier. Yes, it's a physical barrier. But for whom? Enemies. But what of the enemy? Humans one and Animals. animals. Yes, why wild animals? Why wild animals? Chariots. Why wild animals? Because पुराने जमाने की सेना को क्या कहते थे? Any guesses? पुराने जमाने की सेना को क्या कहते थे? अच्छा, I'll give you a hint. Chess का original name यहाँ से आता है. शतरंज. उसके like what is the core? What is चतुरंग सेना? चतुरंग से बना है शतरंज. Yes. चतुरंगी सेना. तो चतुरंगी सेना में 3 अंग जो होते थे एनिमल्स का होता था. घोड़े, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट्स. बाकी आपकी इन्फेंट्री होती थी. So do animals lovingly go into water? They don't, right? Do animals lovingly jump into खाई? No, right? मतलब मुझे बताओ कौन सा एनिमल प्यार करता है खाई वाई से, है ना? नहीं, न पानी पसंद करते हैं. They will never go into it, right? So therefore, there is this concept of having this. There are many reasons to have a moat. So जब आप एक मोट बना लेते हो, एक you are protecting your stronghold. The second thing is कि आपकी सिटी को पानी मिलता है, आपके नगर को पानी मिलता है, क्योंकि आपने इतना डीप ट्रेंच कर रखा है. उसमें आप जानवर होगा या जो है पानी आ रहा है, सिल्ट आ रहा है, तो आपकी सिटी को हमेशा पानी मिलेगा. और आपकी सिटी को एक जगह से नहीं, आपकी सिटी को चारों तरफ से पानी मिलेगा. कैसे मिलेगा? अगर आपने वो ट्रेंच या मोट जो है, जो बनाई हुई है, परिखा जो बनाई हुई है, तो ग्राउंड वाटर तो आपका फुल हो रहा है ना. Your groundwater is not depleting. So in the city, if you take out water, there is obviously always constant water. Yes or no? तो ये अगर आप और भी जाएंगे आर्किटेक्चर में, तो वो बैलेंस करने को भी होता है. बहुत रीजंस हैं. इतने रीजंस थे कि मैं मतलब आई गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग सो मच. आई सेड जस्ट राइट. जो बेसिक्स होता है उससे ज़्यादा मत लिखना. मैं अगर बोलूँगी तो बहुत हो जाता है. बहुत सारे मैंने बुक में भी दिए हुए हैं. ठीक है. What is the unthinkable reason?
वो एक बैलेंस बनाने के लिए होता है। और मोट में उस जमाने में ये क्या करते थे, तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैं खुद ही बहुत हैरान हो गई थी कि अयोध्या में सिर्फ मतलब जो चीजें इंपोर्ट, ऐसे तो सब कुछ बनता था, सारे यंत्र बनते थे, एवरीथिंग वाज मेड देयर, बट उसमें एक बहुत अद्भुत सी चीज लिखी थी जो मैंने गीता प्रेस वाले वाल्मीकि रामायण में पढ़ी कि नदीजा, नदीजा जिसे कहते हैं, हिपोपोटामस इंपोर्ट होता था घोड़ों के साथ, तो घोड़े और दरियाई घोड़े आते थे। मैंने बोला दरियाई घोड़ा क्यों, घोड़ा का था ये, उसे पानी में छोड़ा जाता था, अब पानी में क्यों छोड़ा जाएगा, तो दे आर एब्सोल्युटली विशियस। क्रोकोडाइल से भी ज्यादा विशियस दरियाई घोड़ा होता है। It's the most vicious animal. It's a very territorial animal. It will kill you. मतलब it doesn't tolerate anybody in its territory. पहले मैंने सोचा मैं जानती तो हूँ ये विशियस होता है, बट इसका प्रूफ हमें क्या मिलता है। तो मैंने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जाकर के देखे, तो इंडिया में एक बहुत पुराना आर्कियोलॉजिकल रिमेन आया है हमें 15,000 पता नहीं कितने हजारों साल पहले का, इट डाइड, हिपोपोटामस का, और कहाँ से, नर्मदा वैली से है। तो यूपी यहाँ और एमपी यहाँ, नर्मदा, ठीक है, कोसल यहाँ, महाकोसल यहाँ, नीचे ऊपर नीचे है ना, तो महाकोसल से कौन है, कौशल्या जी हैं, तो वहां नहीं मिले तो हमें नीचे मिला। तो फिर मैंने बोला ये तो सत्य लिख रहे हैं, तो मैंने ये बुक में लिखा है। सो देयर आर मेनी वेज टू अप्रोच व्हाट इज बीइंग रिटन इन द पास्ट। ईदर वी कैन बी डिसमिसिव कि ये सब बकवास लिखा है, और वी कैन ट्रीट इट लाइक अ डॉक्टर, लाइक दिस इज समथिंग दैट, दिस इज अ सिम्टम, डज दिस एग्जिस्ट। तो इसीलिए मैंने प्रमाण इस तरीके से ढूंढे, वाल्मीकि ये कह रहे हैं। अब एक अच्छा डॉक्टर है तो वो बोलेगा अच्छा इज लेट मी फाइंड आउट भाई इसका मर्ज क्या है। एक खराब डॉक्टर होगा कहता है ये तुम हेल्यूसिनेट कर रहे हो, तुम्हें हाइपोकॉन्ड्रिया है, चलो यहाँ से फुटो, यू नो। तो मैंने इसे बड़े मेथोडिकल एंड डॉक्टर की तरह देखा और उसे ढूंढा कि भाई कहाँ मिलता है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं, तो इसमें ये मोट में मोस्ट लाइकली रखे गए थे। अच्छा, जब हिपोपोटामस खत्म हुए तो फिर क्या रखा गया, किसने बोला रखने के लिए, पता है? Who advocated that crocodiles should be kept in moats? चाणक्य। चाणक्य। तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है इसके बारे में, और वो कहते हैं मैं अपने आगे 13 गुरुओं का नाम लेते हैं, तो उनसे भी इंस्पायर होकर के उन्होंने कहा है कि मोट में ये सब रखना चाहिए। अच्छा, तो यही पर्पस ऑफ अ मोट, अयोध्या का मोट कैसा था, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मोट, व्हाट इज इन द मोट, ये सारा मैंने अपनी बुक में लिखा है विद पिक्चर्स, तो उसमें आप लोग देख लेना। और ये अंकोर वट का मोट है, बहुत सुंदर है। तो मैंने इसकी भी पिक्चर दी है, इसका मैंने एरियल पिक्चर दिया है कि कैसा लगता था उस समय, ठीक है। नाउ द मोट असर्टन्स द शेप ऑफ अयोध्या। नाउ वी हैव रीच्ड द मोट, राइट। अब हमें अयोध्या की शेप का पता चल जाएगा। जंगल में तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, राइट और रॉन्ग, जब जंगल में हो तो कुछ थोड़ी पता चलता है। अब हम मोट पहुंच गए हैं, अब उस मोट के कारण हमें अयोध्या का शेप पता चलेगा और साइज भी पता चलेगा। कैसे? हाँ, इंसर्कलमेंट से पता चलेगा। तो क्या था अयोध्या का शेप? तो अयोध्या का शेप रेक्टेंगल था। और ये हम कैसे असर्टन कर सकते हैं? वाल्मीकि जी ने हमें क्या कहा जिससे हम श्योर हो सकते हैं कि ये रेक्टेंगल का शेप है? क्या लिखेंगे वो? मोट रेक्टेंगुलर था। एरियल व्यू। वाल्मीकि रामायण पोइट्री की श्लोक है। एरियल व्यू तो मैं दे रही थी एक्सप्लेनेशन में, अपनी बुक में एरियल व्यू मैंने दिया हुआ है। ऑर्नामेंट्स रिलेटेड टू विमेन, एनी अदर ऑप्शन? अच्छा ठीक है, हेक्सागन का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ठीक है। तो तुम्हें सर्कल का एरिया लेने के लिए तुम्हें बस आर की जरूरत होती है, पाई तो तुम्हारे पास है, राइट। स्क्वायर का एरिया लेने के लिए तुम्हें एक साइड जरूरत होती है, और रेक्टेंगल के एरिया के लिए तुम्हें कंफर्म। तो वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या इज 3/12, 3 योजन बटा 12 योजन। तो क्या तुम्हें अयोध्या के साइज का नहीं पता चलेगा और शेप का नहीं पता चलेगा, राइट? अगर वो रेक्टेंगल होती तो 1 देते, अगर वो सर्कुलर होती तब भी 1 मिलता।
अगर वो सेमी सर्कल होता तब भी एक मिलता आर या डी, ठीक है, नहीं डी नहीं, आर या 2r मिलता, तो हमें वो एक शेप देते हैं जो रेक्टेंगुलर है। और ये हमें इसलिए पता चलता है बिकॉज इट सेज इज 3/12, 2 डायमेंशन हमें दिए हैं, 2 अनइक्वल डायमेंशंस दिए हैं, राइट? इज दिस फेयर और नॉट, राइट? सो वी नो नाउ बाय द मोट ऑफ अयोध्या, बिकॉज अयोध्या की जो मोट है वो कवर करती है उसको, ठीक है, मोट तो चारों तरफ से कवर करेगी, राइट? सो वी नो दिस, एंड सो साइज ऑफ अयोध्या एंड ऑल द डिटेल्स जो मैं अब यहाँ बात कर रही हूँ ये आपको मिल जाएगा ना। आपको पता है कि आपने जंगल क्रॉस किया, मोट है, और अब आपको शेप पता चल गई। अब हम आगे जाएंगे अयोध्या में। हाँ, ये स्टेप वेल है, ये मोट जैसा बना है, स्टेप वेल है ये। अच्छा, अब डाउट्स आते हैं। तो जब भी मैं इसकी बात करती हूँ कि ये रेक्टेंगल था, तो लोग मुझे कहते हैं नहीं मैडम, इन्होंने तो ये लिखा है, इन्होंने तो ये लिखा है, बहुत डाउट्स आते हैं। तो ये 11th एंड 12th चैप्टर जो है मेरी बुक का, इसमें कवर किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वेद व्यास ने इस पुस्तक में लिखा है कि वो मछली की तरह था या ये था। तो मेरा पहला शब्द है, अगर ऐसा डाउट आपके मन में भी आता है, तो माय फर्स्ट पॉइंट इज, किसने लिखा था, किस पुस्तक में लिखा था और कब लिखा था। तो एस्ट्रोलॉजी या जब भी हम ये डिसाइफर करते हैं तो एक कॉमन ट्रेट होता है जो हम सब जानते हैं, देश, काल, पात्र। देश का क्या स्थिति, पॉलिटिकल, country, which country you're living in, because things are very different from country to country. काल means time, किस युग में है, त्रेता में है, कली में है, द्वापर में है, सत्य में है। और पात्र, और बोल कौन रहा है, who is the person, what is the capacity. So when was Ved Vyas born? So obviously he is from a different era. Okay, do the shapes of cities remain constant? No, right? So maybe by then the shape has changed. So he is talking of a different shape, of a different era, and he is born in a different era. वाल्मीकि is what is, वाल्मीकि जी जो हैं वो समकालीन है, तो हम वाल्मीकि का लेंगे। अगर हम त्रेता युग की अयोध्या की बात करते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। अच्छा, प्रश्न है कि वो चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। तो हमें है कि दशरथ जी ने, वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी ने भी अयोध्या को चेंज किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपैंड किया था। तो जब किंगडम एक्सपैंड किया तो उतने सारे लोग, अयोध्या में भी काफ़ी सारे लोग रहने के लिए आए थे, तो अयोध्या भी एक्सपैंड की गई थी। तो हर कुछ टाइम में छोटी या बड़ी होती रहती थी सिटीज़, डिपेंडिंग कि क्या होता है। जैसे आजकल इटली में या ग्रीस में तुम देखो एम्प्टी सिटीज़ हो गए हैं, खाली हो गए, कोई रहने को नहीं है। तो कहते हैं 1 पाउंड दो या $1 दो, वो आ करके रह लो, ठीक है, दे गिव इट टू यू। हाँ, ये करते हैं ये। हाँ, एंड बाकी और भी सिटीज़ का है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मथुरा जब थी, वो बिगनिंग हुआ था, वो खाली थी, तो उसको बसाने में 12 साल लगे थे। पर अयोध्या का ये किस्सा नहीं है। इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एवरी सिटी स्टार्ट्स ऑफ डिफरेंटली एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स time it changes. So today what we see as Delhi was not the same as 100 years ago, and it was not the same during the time of the Mughals. Does anybody know during the time of the Mughals what was Delhi and where it was and what it was shaped like? I'm just asking because we live in Delhi. Square Shahjahanabad. Square circular. हाँ, तो जो सेमी सर्कल थी, तो वास्तुशास्त्र से बनी हुई थी, एंड इट्स कॉल्ड द वॉल्ड सिटी। वॉल्ड सिटी, तो वो ओल्ड दिल्ली अब हो गई है, वॉल्ड सिटी है वो सेमी सर्कल में बनी हुई थी यमुना के तट पे, और वास्तु के डिजाइन से बनी थी। कुर्म जो कुर्म डिजाइन कहते हैं उसको, तो वैसी बनी थी। अब क्या दिल्ली है, अब दिल्ली ऐसा लगता है अंडा तोड़ के पैन पे डाला हुआ एकदम पटाक, इन एवरी वे पॉसिबल। सही बता रही हूँ कि नहीं बता रही हूँ? दिल्ली मतलब नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा अब चली गई है दिल्ली, और गुड़गांव में तो मतलब मानेसर तक गई हुई है। राइट और रॉन्ग, मतलब इट्स बर्स्टिंग एट इट्स सीम्स, इट्स यू नो ग्रेट, बट इट्स बर्स्टिंग एट इट्स सीम्स। तो क्या शेप रह गया? कोई शेप नहीं रह गया है। राइट और रॉन्ग? और शुरू कैसे हुई थी? लाइक अभी लेटेस्ट जो शेप जो चेंज हुआ था, इट वाज सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब ये ऐसी हो गई है। सो हाँ, देखना कभी, जब मैंने देखा मैंने बोला ये क्या शेप होता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फ्राइड एग बनाया हुआ है। राइट, सो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज द शेप ऑफ सिटीज चेंजेस, expands and contracts, and therefore anybody who says this is the shape of Ayodhya, please take a look at when he is born, which युग he is from, which political state, मतलब उस समय की क्या politics है, because it influences his way of seeing things and writing things.
Now we have crossed the moat and we have come to the stronghold of Ayodhya. So we are with Ram Lalla. What will Ram Lalla see on the walls of the stronghold? So let's say we have reached the stronghold. अब क्या दिखेगा हमें? राम लल्ला को क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? हम तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं. अब क्या देखेंगे? ये वॉल्स के ऊपर कागज कुछ है? नहीं, बताओ क्या है? सोल्जर्स तो होंगे ही होंगे. डोर्स एंड विंडोज, ऑफ कोर्स डोर्स होंगे. विंडोज मैं उतना नहीं बोलूंगी. पहले जमाने में वो छेद होता था, लाइक अ लूप होल उसे कहते थे. वो लाइक यू नो उससे तीर मारने के लिए चबूतरा. हाँ, अब मैं हिंट दे रही हूँ भाई, ये डिफेंस से रिलेटेड है, ये अयुद्ध है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी समथिंग टू डू विद डिफेंस. राइट और रॉन्ग? इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, तुम लोग अभी भी गेस. बड़ी दीवार तो थी. और सैनिक ऊपर डेफिनेटली. वॉच टावर तो मतलब फोर्ट्रेस में मतलब गोज विदाउट सेइंग. वॉच टावर्स वगैरह सब मैंने बुक में डाले हुए हैं, क्या क्या है, उसे क्या कहते थे. एनी लास्ट गेस? Cannons. There, someone is close. Yes. और उसको क्या कहते थे? नहीं, तब थे, इतने भी हम backward नहीं थे भाई. So this is the rampart. So whenever you come, you will obviously see this. अच्छा, अब ये जो है ये Great Wall of China का rampart है. rampart मतलब प्राचीर. तो कोई भी किला या फोर्टिफिकेशन या नगर की होती थी वो ऐसी होती थी. ऑब्वियसली दिस इज अ हिली टेरेन, तो ये आपको दिख रहा है कि ये ऐसी होती है. अब अयोध्या जो है वो समतल भूमि पे बनी है. समतल मीन्स स्ट्रेट, देयर इज नो अप डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये मैंने आपको दिखाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया है. मेरे पास और भी पिक्चर्स है, आई जस्ट वांटेड टू कीप वन पिक्चर. यहाँ पे कैनन्स रखे थे, तो ये दीवार थोड़ी छोटी है तो छोटे कैनन्स थे. और ये देखो, ये जो गैप्स जो बने हैं ना, यहीं से वो फायर करने के लिए होते थे. और यहाँ पे आप आर्चर्स बैठते थे. आर्चर्स या यहाँ से शूट किया जाता था, तो तोप ऊपर या नीचे जनरली इतना ही हुआ करता था एट एन एवरेज. देखा आप लोगों ने? दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. आई यूज दिस एज एन एग्जाम्पल कि पहले जमाने में क्या ये लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स रखते थे. अब एनिमी कम्स फ्रॉम दैट साइड, और इधर पे खाई थी और इसमें पानी था. द मोट वॉज दिस साइड. अच्छा, ये डोंट गेट मिस्टेक, मतलब ऐसा नहीं था कि अयोध्या एग्जैक्टली ऐसी थी. ये मैंने प्राचीर को दिखाने के लिए किया है. दिस इज द रैम्पार्ट. अयोध्या समतल भूमि में थी. तो 1920 एंड 21 देयर इज दिस वेपन, इट्स कॉल्ड द शतघ्नि. अब शुरुआत में मैंने आप लोगों से इसलिए पूछा कि राम जी किस वेपन के साथ दिखते हैं? बाण, ऑलवेज. फरसा विद परशुराम, हल विद बलराम. तो अब शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, सबके अपने अपने वेपन्स हैं. राइट? किसी के पास चक्र है, किसी के पास कुछ है, त्रिशूल है, शूल है. राइट? तो जो पुरानी सिटीज हैं उनकी भी आइडेंटिटी हम ऐसे ही देखते थे. तो अयोध्या की आइडेंटिटी पे है कि उस पे सैकड़ों शतघ्नि रखे हुए हैं. तो शतघ्नि का मतलब होता है किलर ऑफ हंड्रेड्स. तो ये कैसे हम निकालते हैं किलर ऑफ हंड्रेड्स? शत का मतलब संस्कृत में 100 होता है, जो सत कहते हैं हम लोग. मतलब अगर अवधि में देखोगे तो सत बार पाठ करे कोई. हनुमान चालीसा में है ना, वो सत जो है वो एक्चुअली शत है. हाँ, शताब्दी जैसे, तो शत है वो. और उसमें आप वो 7 बार करने को नहीं है, वो 108 बार करने को है. तो वो दैट इज द मीनिंग ऑफ सत देयर. शत से सत निकला, मतलब शत का अपभ्रंश है सत अवधि में. तो शतघ्नि, शत वहां से आया, और घ्नि जो धातु है वो हंत से लिया गया. हंत टू एंड, टू किल. हंत मतलब हंट, टू किल. यस, हंता उसी से बना है. हंट, किल. You don't go hunt as a, you know. नहीं, but the word is from there. Hunt. Yes, the root word is hunt. तो hunt means kill. जैसे जो शब्द है शत्रुघ्न, जिसके enemy मर चुके हैं, या मतलब when he is born there are no more enemies. क्यों? Because his enemies are dead. जो शत्रु को मार देता है, जो शत्रु को वो करेगा, उस enemies are dead. कैसे dead हुए भाई? So how is it?
सो दैट मीन्स दिस इज अ वेपन। एक वेपन जो है वो एक जो उसका गोला बारूद निकलता है उसमें से वो मारेगा, तो इतना बड़ा है। अच्छा वो कितना बड़ा होना चाहिए, गेस करो कितना बड़ा होना चाहिए शतग्नि, या उसका गोला बारूद कितना दूर तक जाना चाहिए? 100 लोगों को मार सकते हो, 100 लोगों को मारता है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, साइज भी बड़ा हो, साइज बड़ा होगा, यस और नो? 100 मीटर रेडियस में 100 मीटर इजीली इजीली। बट वो दूर जाता था कि नहीं जाता था? मोट थी, तो अगर मोट में जाएगा तो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। मोट से बाहर जाना है उसको, जंगल की तरफ जाना है, राइट? जंगल की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि अगर आर्मी वहां से आ रही है, जंगल में बैठी है, जंगल में छुपी है, तो मार करके मतलब इट हैज टू गो दैट फार, राइट? दैट मीन्स दैट द cannons have to be huge. So therefore we have शतग्नि which is huge and which has to kill hundreds of people. अगर वो इतनी दूर जा रही है तो वो 2 लोगों को मार करके उसका क्या फायदा होगा? और इतना दूर तो तुम आर्चरी नहीं कर सकते हो। That means you have to have cannons to protect your rampart. Yes or no? Is it basic or not? Right? अब मुझे बताओ, यहाँ से हम बैठे हैं, कितना दूर तक जाएगा आपका बाण? मतलब you know the moat is also very big. मोट का साइज मैंने दिया हुआ है बुक में, कितना होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आज भी हम देखेंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम शोइंग यू कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनली एज वेल एज टुडेज कॉन्सेप्ट। आज भी हम ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो शतग्नि का कॉन्सेप्ट क्या था? तो आज जो हम आयरन डोम का कॉन्सेप्ट देखते हैं इजराइल में, तो शतग्नि का भी यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये प्राचीर पे है, इट कैन मूव, राइट? आगे कोई, इट्स नॉट सपोज टू बी फिक्स्ड। आइडियली अगर हम उसकी डेफिनेशंस पढ़ें तो उसको आप मूव भी कर सकते थे, और वो ऑब्वियसली हंट करने को है, तो वो उसको आप प्राचीर पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी थी अयोध्या, तो इसीलिए लिखा है सैकड़ों, नंबर है सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब होता है हंड्रेड्स, नॉट मिलियंस और समथिंग। एंड कहीं कहीं पे उसका एग्जाम्पल दिया मिसाइल के रूप में। मिसाइल क्यों? बिकॉज इट हैज टू गो फार, इट्स बेसिक। अगर वो फार नहीं जाएगा, छोटा सा तोप है, तो वो अपने को ही डिस्ट्रॉय करेगा, राइट? इसमें कोई एक्सप्लोजन भी होगा, कुछ भी, सब यस कुछ होगा। यस। तो दैट टाइम इट वाज सो एडवांस, इट वॉज वेरी एडवांस्ड। अच्छा, अब लोग कहते हैं नहीं पहले ज़माने में तो एक्सप्लोसिव नहीं होता था, गन पाउडर तो यहाँ था, गन पाउडर तो यहाँ था। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। लोगों का ये है कि भाई मतलब पटाखे भी अभी के हैं, पटाखे पहले नहीं होते थे। तो ये सब मतलब दीज आर इग्नोरेंट टॉक्स। पटाखे पहले भी होते थे, एक्सप्लोसिव्स पहले भी होते थे। अगर पटाखे थे तो एक्सप्लोसिव्स था। और ये हमें कैसे पता चलता है? लाइक इट्स बेसिक। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि पुराने ज़माने में, या अभी भी हम पटाखों को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब संस्कृत में क्या कहेंगे? फूलझड़ी, और इसको उल्का कहते हैं। उल्का क्यों कहते हैं? किस पे इंस्पिरेशन है? एनी गेसेस? यस, स्मार्ट बॉय, मीटेराइट्स। मीटेराइट्स को देखना, वो तरह तरह की उल्का, तो उसको अलग अलग तरीके, उसकी पूंछ ऐसी है तो उसको ऐसा है, तो उसी से उल्का का इंस्पिरेशन है। सो एंशिएंट हिंदूज, बिकॉज दे वर वेरी कीन एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, इनफैक्ट कहते हैं कि गणित जो है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से निकली है, क्योंकि आदमी सबसे पहले साइंस जो टाइमिंग है वो देखता था। और टाइमिंग कैसे पता चलता था? भाई हमारे लिए कहीं और का टाइम हो सकता है, जीएमटी अलग है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग है, अमेरिका का स्टैंडर्ड टाइम अलग है। तो कैसे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता रहेगा? हम मोशन ऑफ स्टार्स से पता करते हैं। अच्छा, फिर स्टार्स से, फिर हम अगर स्टार्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें फिर हमें उल्कास भी दिखती हैं, मीटेराइट्स भी दिखते हैं, पुच्छल तारे भी दिखते हैं। तो इन सब से यही इंस्पिरेशन है। इसीलिए जो उन्होंने जो ये जो बनाए हैं अपने फायरवर्क्स वगैरह बनाए, इसीलिए दैट इज व्हाई दिस इज द इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल देम उल्का। ये इधर से निकला है, यस। एंड इसमें अगर हम धनुर्वेद, तो मैंने ये एग्जांपल्स भी दिए हैं, धनुर्वेद वगैरह में से अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक्सप्लोसिव्स रखने हैं, ये रखना है। एक स्मार्ट किंग ऐसे तैयारी करता है, धनुर्वेद में भी है, अर्थशास्त्र में भी है, सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड। नाउ यू कांट से कि नहीं पहले जमाने में नहीं था। दिस इज द रीजन व्हाई इट वाज अ युद्ध, राइट? बिकॉज अदर पीपल डिड नॉट हैव इट। नाउ वी हैव सीन द रैम्पार्ट्स, वी हैव सीन व्हाट इज देयर। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेट्स लाइक? गेट्स कैसे होते थे? हाँ, ड्रॉब्रिज होता था, यस डेफिनेटली, क्योंकि आपको वो क्रॉस करना है। सो क्या मिलता होगा, क्या देखते होंगे आप? मैं थोड़ा जल्दी चलूंगी बिकॉज आई हैव टेकन सो मच टाइम।
तो गेट्स, अब मैं फटाफट even when I was making the slide, I know, even when I was making the slides I was like, oh my god कितना मुझे लिखना है. So हमें ये रेफरेंस मिलता है कि बहुत बड़े बड़े गेट्स थे, बहुत बड़े, बहुत मैसिव. एंड मैंने आपको 2-3 तरीके के गेट्स बताए हैं जो हैं, एंड इनको हम तोरण कहते हैं, द्वार कहते हैं, कपाट कहते हैं. मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी और भी दिखाऊंगी. तो बहुत बड़े बड़े गेट्स हमें मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, मैसिव. ऑब्वियसली इतनी बड़ी सिटी है आपकी, 12/3 योजन, इतनी आर्मीज हैं आपकी, और सारी आर्मीज भी मैंने लिखी हैं. हाथी भी आ रहे हैं, चैरियट्स भी आ रहे हैं. तो क्या छोटे गेट से निकल पाएंगे? बड़े गेट ऑब्वियस, राइट. सो बड़े बड़े गेट्स हैं. तो मैंने ये थोड़ा एग्जाम्पल लिया. और जगह जगह पे ये तोरण, इन एंशिएंट टाइम्स दीज वर द तोरन्स. आज हम तोरण को क्या कहते हैं? लटकन को हम तोरण कहने लग गए हैं, बट ओरिजिनली ये तोरण हुआ करते थे. उसके बाद लेट्स गो इनसाइड. So this is another example of a gate I'm standing in front of, and you can look at my size, and I'm standing there just so people can know what is the size. This is the reason I'm saying कि this is how big one door is. इवन रेड फोर्ट में ऐसी है. हाँ हाँ. तो ये एवरेज और ये इंपीरियल सिटी का है. So whatever is Valmiki saying is not only happening in India, it is being copied elsewhere also. Why? Because it's basic pure logic जो ये हो रहा है. Right or wrong? Obviously बड़े गेट्स हैं, तो this just a sample. अच्छा, ये जो गेट है ये भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ है. मैं आपको वास्तु के और भी बताऊंगी. ये जो इक्वल पोर्शंस पे जो बना है ना, ये वास्तु के हिसाब से. So where are the gateways and arches? So ये बुक में भी मैंने पूरा दिया है कहाँ कहाँ है. तरह तरह के मैंने पिक्चर्स डाले हैं बुक में भी. अच्छा, बुक में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं. लोगों के अलग अलग कंप्लेंट्स आते हैं, मैम बुक में कलर्ड पिक्चर्स क्यों नहीं डाले? अगर मैं कलर्ड पिक्चर्स डालती तो वो 1000 रुपए की हो जाती इतनी मोटी बुक. तो फिर कहते हैं मैम आपने इतनी महंगी क्यों बेची है, हम खरीद नहीं सकते हैं. सो मैं बता रही हूँ, ये कलर्ड यहाँ पे देख लो, बुक में ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको मिलेगा. अच्छा, ये वहीं का है, ये तोरण है. अच्छा, मुझे बताओ इसमें एक यूनिक फीचर क्या है? जब मैंने लोगों को 1-2 बार बोला कि अयोध्या और ये ना प्रोटोटाइप हुआ करते थे, इसका कॉपी हमें हर जगह मिलता है, तो लोग इस बात की विश्वास नहीं करते थे. ये चाइना का है. इसमें बोलो तुम्हें क्या यूनिक दिख रहा है जो देसी है? सुस्ती का. यस, आंखें तेज है तुम्हारी. तो यहाँ देखो, ये सुअस्थि है. दिस इज ऑल सुअस्थि, और इसके ऊपर भी सुअस्थि बना हुआ है सब जगह. This is all swastik, right? Can you all see? So Ayodhya was a prototype, and by the way, the imperial city has a moat, and that moat has lotuses in it as well. So ये चाणक्य ने कहा है कि उस मोट में पानी होना चाहिए, लोटस होना चाहिए और मगरमच्छ होने चाहिए. और मगरमच्छ के पहले हमारा हिप्पो होता था. और हिप्पो क्यों? उसे नदीजा कहते हैं. संस्कृत में जो नदी में उत्पन्न होता है उसे नदीजा कहते हैं, और हिप्पोपोटामस ज्यादातर पानी में ही रहता है, तो इसीलिए उसको भी नदीजा. तो नदीजा क्या होता है? कमल भी नदीजा है जो पानी में उत्पन्न है. हिप्पोपोटामस भी पानी का है तो वो भी नदीजा है. तो जो भी पानी, हाँ, पंकज, यस. अज मतलब नदीज कहें. हाँ, अब हाँ, अज का मतलब है दैट विच इज बॉर्न. तो जहां भी पैदा हुआ है. चाइना, फॉरबिडन सिटी, हाँ, इंपीरियल सिटी. तो ये रॉयल सिटी है वहाँ की. जैसे हमारा अयोध्या है ना, तो वहाँ उनका बीजिंग में इंपीरियल सिटी है. सो इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को. अब हम अंदर पहुँच गए हैं, राइट. हम जंगल हमने क्रॉस किया, हमने पानी क्रॉस किया, मोट क्रॉस किया, हमने वो देखा, शतग्नियाँ देखी, स्ट्रॉन्ग होल्ड देखा, दरवाजे खोले. अब हमें अंदर जाना है. तो अंदर में प्रश्न है कि हम जाएंगे तो सड़क पे जाएंगे ना. तो सड़कें कैसी हैं अयोध्या की? गेस करो, सड़कें कैसी हैं? बड़ी और लंबी. बड़ी और लंबी, चौड़ी और लंबी. यस, करेक्ट. तो रोड पे हमें ये ऐसी थी रोड अयोध्या की. यस, हमें वर्णन मिलता है अयोध्या का कि उस पे नित्य ही पानी छीटा जाता था, पानी, और उसके ऊपर पेटल्स डाले जाते थे. नित्य, constantly wetted by water, and constantly, and always had petals on them, flowers on them. Flowers mein, when we say flowers, it's typically petals.
ये है अयोध्या का परपेंडिकुलर, जो आपने बोला परपेंडिकुलर रोड्स। तो अयोध्या का ये वर्णन है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर सिटी है तो उसके जो सारे रोड्स हैं वो कार्डिनल डायरेक्शंस में अप डाउन करते हैं। सो इसे ग्रिड पैटर्न नेटवर्क कहते हैं। ग्रिड पैटर्न जैसा मैथ के पेपर में होता है ना, मैथ के जो होते हैं वो स्क्वायर्स स्क्वायर्स बने होते हैं, तो वैसा ही था। ये वास्तुशास्त्र में भी लिखा है। अच्छा, आज के ज़माने में हमें ये सिटी कैसी कहाँ मिलेगी? चंडीगढ़ इज अ ग्रिड पैटर्न नेटवर्क एंड नोएडा है, आई डिडंट नो। सो हाँ, और Manhattan, yes, the most famous. So Dubai, Abu Dhabi, they're all grid pattern networks. Why? Because it's just easy, it just is common sense. आज हम दिल्ली में नहीं करते हैं, ये पता नहीं हम क्यों नहीं करते, but this is the most easiest way to commute in a city like this. And वहाँ पे और भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि जो पुरी होती थी, पुरी इज लाइक अपना दिल्ली का पुरी कौन सा है बताओ? दिल्ली में पुरी कौन सा है? यस, चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी। वाई, क्योंकि पुरी का क्या मतलब है? पुरी का मतलब है कैपिटल। सो एक नगर में एक पुरी होती है जनरली, जो कैपिटल सिटीज होती है या जो कैपिटल्स होती हैं किंगडम्स की, वहाँ पे एक पुरी होती है। तो वहाँ पे राजा और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, इम्पोर्टेंट आर्मी वाले, इम्पोर्टेंट डिप्लोमैट्स सब एक जगह रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन होता है या जो भी होता है, द किंग नीड्स ऑल हिज मेन अराउंड, राइट? सो दैट कम्युनिकेशन एंड so that they can group together. सो पुराने ज़माने में ये ऐसा हुआ करता था, इसीलिए ग्रिड पैटर्न नेटवर्क के सारे होते थे, सो दैट द किंग, जो राजबीथी है, तो आप स्ट्रेट अप टू द बॉर्डर जा सकते हो, स्ट्रेट सीधे। सो ये सेंटर में मिलती थी, और जो सेंटर वाला एरिया होता था वो जनरली खाली रखा जाता था, गर्भगृह जिसे हम कहते हैं, तो वो खाली रखा जाता था, और वहाँ पे या तो एक मंदिर होता था, ठीक है? ये बहुत सारे एंशिएंट सिटीज़ में ये पैटर्न कॉपी होता है, मैंने बुक में भी लिखा है, आफ्टरवर्ड में भी इसके बारे में लिखा है, और हम ऐसे चलते थे। और एक बहुत सुंदर वर्णन है अयोध्या में कि जब राम जी का जब कोरोनेशन हो रहा होता है या होने वाला होता है, हुआ तो नहीं था उनका, जब उनको राजा बनाया जाता है या जब क्राउन प्रिंस जब डिक्लेयर हो गए थे वो, तो दशरथ जी ने क्या किया था? दशरथ जी इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने, रोज पेटल्स तो थे, पानी तो था ही, उन्होंने उस दिन बोला चंदन मिश्रित पानी छीटा जाएगा, चंदन मिश्रित पानी। तो आप सोच सकते हैं ऐसे ही पेटल्स की खुशबू कितनी अच्छी होती है, और अब उस पर चंदन का पानी छीटा जा रहा है, चंदन के पानी से इसको गीला किया जा रहा है, तो कितना सुंदर लग रहा होगा चलने में भी। तो चाहे आप चल के जा रहे हैं, चाहे आप रथ से जा रहे हैं या हाथी पे जा रहे हैं, मतलब इतना खुश, मतलब आप, एंड आज के रोड से आप कंपेयर करो तो कितना खराब लगता है, पैर जल जाए नंगे पांव चढ़ लोगे तो, है कि नहीं, राइट? सो इतना सुंदर हमें चित्रण मिला है अयोध्या का। क्लियर? The roads were made of what? Could be made of anything. It doesn't matter whether they were plain or whether they were stone or whether they were bricks, most likely bricks. But उसके ऊपर हमें ऐसा मिलता है। The road could be of anything, but what is over the road is more important. And this is more unique to अयोध्या। ऐसा मैंने और जगह, बहुत जगह वर्णन नहीं पढ़ा है। जैसे ये वर्णन मैं मथुरा का नहीं देखती हूँ, या मैं वृंदावन में ये मैंने वर्णन नहीं देखा कि वहाँ पे ऐसे रखा जाता है। ये अयोध्या का स्पेसिफिक वर्णन दिया गया है कि वहाँ पे ऐसे सजा करके रखा जाता है अयोध्या को, राइट? दिस इज द रीजन व्हाई अयोध्या इज अयोध्या, राइट? इट्स द मोस्ट ऑप्युलेंट, इट्स मोस्ट ब्यूटिफुल, इट्स मोस्ट, इसीलिए अयोध्या अद्भुत है, दिल्ली अद्भुत नहीं है। Got it? Now we have seen, we are now on the road, so what will Ram Lalla see on the way to the palace? हम उनके साथ जा रहे हैं, अब हमने रोड्स देख लिए, रोड पे बड़ी सुंदर महक आ रही है, गीले गीले रोड्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है चलने में भी, पैर भी नहीं जल रहे हैं क्योंकि नीचे गीला है। ये काम कौन करता था? ये सब काम, ये सब बुक में दिया हुआ है, फोटोग्राफ्स के साथ दिया है, ये काम कौन करता था, कौन डालता होगा पानी, ये सारा मेरी पुस्तक में डिटेल में फोटोग्राफ्स के साथ दिया हुआ है। ऑब्वियसली बिकॉज वी आर कंस्ट्रेन्ड, हमें समय इतना नहीं है, तो आई विल रश फॉरवर्ड बिकॉज नहीं तो छूट जाएगा, बट द बुक हैज़ ऑल डिटेल्स इन इट। अब हम क्या देखेंगे? अब राम भगवान जा रहे हैं अपने पैलेस, सब हमने क्रॉस कर लिया, अब वो क्या देखेंगे? गेस करो। हम अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं, तो अयोध्या नगरी के दर्शन हैं ये। हमें क्या दिखेगा? पैलेस जा रहे हैं। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब हम राजवीथी से चल रहे हैं तो हम पूरी अयोध्या क्रॉस करके सेंटर में जाएंगे ना, जैसे चाणक्यपुरी है, तुम नोएडा से आओगे तो पूरा ग्रेटर नोएडा से बाहर से भी आओगे, तुम ग्रेटर नोएडा क्रॉस करोगे, नोएडा क्रॉस करोगे,
दिल्ली में आओगे फिर तुम चाणक्यपुरी पहुंचोगे, यस। तो अब हम, तो क्या दिखेगा, गेस करो, एनी गेस? हाँ, घर, यस। एक पैटर्न में घर होगा, फिर एक सिटाडेल दिखेगा बीच में। अच्छा, हाँ करेक्ट, ठीक है, नहीं नहीं बहुत अच्छा बोला। और क्या दिखेगा? अर्बन मौजूदारों में जो हमारे पुराने जमाने का जितना है सब में ऐसे ही पैटर्न। ऐसे ही हैं, टाउन प्लानिंग वैसे ही होती थी, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें कुछ सही है और मैं इसमें और ऐड करके बताती हूँ, मोस्टली सही है। तो हमें पहला वर्णन है रो हाउसेस का। रो हाउसेस क्यों? क्योंकि लिखा है सुविभक्तेन, सो द सिटी इज डिवाइडेड इनटू, सुविभक्तेन का ये मतलब होता है रो, क्योंकि ऑब्वियसली, और मैंने मैप डाला हुआ है जो वास्तु के हिसाब से जो अयोध्या या राजधानी लेआउट होता है वास्तु के हिसाब से, वो मैप मैंने बुक में डाली हुई है, तो उसको देखना कैसे उसका लेआउट है। और उसमें लिखा है जो घर जो है वो सुविभक्तेन है, सुविभक्तेन, और आगे का जो एरिया है या जैसे वो भी बड़े अच्छे से डिवाइडेड है, सब कुछ बड़े अच्छे से सॉर्टेड है। तो मैंने ये पिक्चर लिया था रो हाउसेस, तो जो सुविभक्तेन है और जो लाइन से लगे हैं उन्हें रो हाउसेस कहते हैं हम लोग। अब उनका शेप क्या है वो भी कह रहे हैं विमान शेप्ड है, ये अलग अलग उनके शेप्स हैं। तो उसमें शेप एंड, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 17 बुक की जो है, तो इसमें मैंने सारा कवर किया हुआ है कि शेप एंड स्ट्रक्चर क्या है, कौन से वेदों में इस डिज़ाइन की बातें होती हैं, कौन से वेद में हमारा शिल्प शास्त्र है, क्या होता है, एंड इंस्पिरेशन क्या थी इन घरों के शेप्स के पीछे, वो कैसी दिखती थी, ये सारा चैप्टर 17 में कवर्ड है। दिस इज जस्ट अ पिक्चर टू शो कि इस टाइप के घर हुआ करते थे पुराने ज़माने में। उसके बाद और क्या क्रॉस करेंगे, तो हमें डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं और वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं। तो ये मार्केट्स बहुत छोटा सा मार्केट है, ये तो छोटा सा फ्लावर एंड सब्जी का मार्केट दिख रहा है। हमें बहुत अच्छा वर्णन मिलता है वहाँ पे मार्केट्स का, और वो मार्केट का ये वर्णन है कि अयोध्या जो है घोड़े तो इंपोर्ट कर रहा था, पर उसके सिवा और कुछ नहीं इंपोर्ट करता था। जैसे बहलीक के घोड़े आए या कंबोज के घोड़े आए या जहाँ से भी आए, और आज भी ये लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये मनगढ़ंत चीज़ें हैं। तो बहलीक के लोग कौन है? आज भी हमारे दिल्ली में बहलीक के लोग हैं, पूरी इंडिया में। क्या नाम होता है उनका? हाँ नहीं, कंबोज जहाँ भी हो, कंबोज भी आज है इंडिया में। कैसे पता चलता है? हाँ, इंडिया, आज की इंडिया में। तो ये लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही लिखा है, पता नहीं कौन से देश हैं, क्या है, यू नो, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू कोरिलेट। तो बहलीक के देशवासियों को क्या कहते हैं? बहल। बहलीक से शब्द आता है बहल। पंजाब में होते हैं कि नहीं बहल? सरनेम होता है कि नहीं होता है? कंबोज सरनेम होता है कि नहीं होता है? कैम्बो, कंबोज सरनेम होता है कि नहीं होता? ये वहीं के लोग हैं जो आज भी यहाँ रह रहे हैं, इनके ये सरनेम्स है। ये आइडियली उस कंट्री से थे, दोज हु वर लिविंग हियर, तो वो अपना सरनेम अभी भी रखते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सरनेम्स हैं जो बाहर के, मतलब इधर उधर के हैं, और मतलब जो और उनके वो सरनेम्स हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, राइट? और वहाँ के घोड़े आ रहे हैं, तो यहाँ से भी चीज़ें जा रही होंगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है। तो अयोध्या में जो मार्केट्स हैं उसका ये वर्णन है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ सब कुछ बनता है, सारे यंत्र यहाँ से यहाँ बनते हैं, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्ट नहीं किया जाता है, और तरह तरह की मार्केट्स लगती हैं जहाँ पे ये चीज़ें बेची जाती हैं। तो आपको मैंने अभी बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, आपको मैंने ज्वेलरी दिखाई। तो अपेरेंटली ये जो ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है इजिप्ट तक एक्सपोर्ट होता था। Can you imagine? Egypt tak, and obviously it was in Gujarat, it was in the port state, so it could have been exported elsewhere also through the sea route, right? So India से इतनी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी पुराने जमाने में। So हमें तरह तरह के यंत्रों के मार्केट्स मिलेंगे। यंत्र मीन्स मशीनरी। और उसके बाद पार्क्स। उसके बाद वो कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि नट और नटी घूम रहे हैं वहाँ पे, तरह तरह के। इनफैक्ट देर आर ग्रुप्स, जैसे नट और नटी मतलब जो मेल एंड फीमेल, एंड देन देयर आर ओनली ग्रुप्स ऑफ डांसर्स हु आर फीमेल ओनली। सो दिस आल्सो वी सी देयर। एंड देन ही सेज mango groves. In some translations it's written as mangroves, but it's actually mango groves, because mangroves, I don't know अयोध्या में कैसे होंगे, वो सी वाटर से थोड़ा होता है या पानी में जो उग रहे हैं, but inside अयोध्या I wasn't very sure, so some have said आम के वन है and some have said mangroves.
सो मोस्ट लाइकली आम, बिकॉज उस एरिया में आम बहुत होता है, चावल आम ये सब होता है, तो ये चावल का भी वर्णन है कि चावल के बहुत खेत हैं। और बहुत शाली तंडुल नाम की एक चावल होती है जो आयुर्वेद में नंबर 1 मानी जाती है, वो वहां पे उगती है। ठीक है, सो ये क्रॉस करेंगे हम लोग। दिस इज जस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट वी विल क्रॉस। नाउ वी हैव कम टू द पैलेस, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉक, because after this palace he is going to rest here, right or wrong? Right? So the question is, how does his palace look like? There is one description that how it looks like, and that is it. Like मतलब एक चीज में बोल के बस खत्म कर दिया, that's enough to know. एक वर्ड में खत्म कर दिया, खत्म नहीं किया, मतलब it's like it's defining, it defines it कि वो क्या है। स्वर्ग अति सुंदर तो है ही, इट्स ग्रैंड, इट्स ग्रैंड। गेस गेस, एनी गेसेस? वाइल्ड गेस। अच्छा हाँ, एक वर्ड में, अच्छा चलो, किसी देवी या देवता का घर है ये। वैकुंठ, हाँ, टेम्पल, वैकुंठ, और स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, इंद्रलोक, कैलाश। और कह रहे हो नहीं नहीं, कैलाश ही है। गेस वर्क काम कर गया। यस, दे से दैट हिज पैलेस इज एज ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट एज माउंट कैलाश इटसेल्फ। माउंट कैलाश क्योंकि उन्होंने वर्णन दिया है कि जो घर हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो पर्वतों की तरह लगते हैं। तो सारे पर्वतों में से पर्वतों का राजा कौन है? तो हम हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत है। ठीक है, हम हिमालय को नहीं देते, कैलाश सबसे खूबसूरत दिखता है। और देखो, और जो कैलाश पर्वत है वो व्हाइट भी है और वो गोल्ड भी है, क्योंकि उस पर जब चमकता है तो गोल्डन दिखता है, राइट और रॉन्ग? तो ये भी लिखा है कि जो प्रभु राम का जो पैलेस है वो सूरज और चांद दोनों की तरह चमकता है। इट हैज द ब्यूटी ऑफ द सन and the moon in it, exactly like Kailash, which looks golden and it looks white also, right? So this is how grand the palace is. This is how beautiful it is, and you can imagine कि कितना होगा. Obviously we are not there to see it, so I can't give you an exact picture. So but the nearest that I could find is Mount Kailash, right? So this is how it is, and then he goes into more details. फिर उनके पैलेस भी बहुत बड़ा है, so obviously वो सब पैलेसेस, मतलब उनके जितने भी पैलेस होंगे या जो भी होगा उससे तो बड़ा ही होगा, बाकी घरों से तो बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियसली उसके फिर द्वार, कपाट, तोरण कितने बड़े होंगे, है ना? और वो कैसे होंगे? तो ये मैंने आपको टिपिकल वास्तु के हिसाब से बनाए हुए द्वार, कपाट, तोरण का फोटो दिया है। अब इसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दो। वी डोंट हैव दोज, राइट? तो जैसे मैं खड़ी थी ना ऐसे करके, वो प्रोबेबली वो यहाँ पे भी वैलिड है, वो इतने बड़े बड़े द्वार का। एंड वो मैंने इसीलिए खड़ी थी ऐसे करके, भाई साइज देखो इसका, यू नो। सो ये मतलब इट्स जस्ट, एंड इमेजिन, और सब सोने के थे, सब पे सोने की परत चढ़ी हुई थी। ये एक कहावत है कि सोने की लंका थी, परंतु अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे अयोध्या का भी, तो इस पे भी लिखा है, ये मैंने अपनी बुक में पूरा एक्सप्लेन किया है कि किसी ने क्या बोला है और वो गलत बोला है। मतलब अलग अलग लोगों का मैंने वर्जन दिया हुआ है, और वो मैंने बताया है कि क्यों, और उस पे सोने की परत चढ़ाई जाती थी, उसे अष्टापद कहते हैं। तो वो मैंने बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसे दरवाजे, सोने की परत, पूरे महल पे सोने की परत, जगह जगह पे। और कैकेयी का भी महल है, बहुत सारे अलग महल हैं, उनका अलग अलग वर्णन है। उन महलों में क्या हो रहा है, क्या है, उनका सबका अलग अलग वर्णन है। तो कैकेयी के महल का अद्भुत वर्णन है, वो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। राम जी के महल का अद्भुत वर्णन है, वो भी लिखा है। अच्छा, कौशल्या जी का इतना ग्रैंड नहीं है, उनके वहाँ पे अलग चीज़ें हो रही हैं, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट, वो अलग चीज़ें करती हैं वहाँ पे, उनका पर्सनल टेस्ट अलग है। तो हर एक के पर्सनल टेस्ट से उनका घर बना हुआ है। अब क्योंकि सोना लगा है, और सोना है और उसमें जेमस्टोन्स लगे हैं दीवारों पे। आज ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग लगाते हैं। पहले ज़माने तो किसी को पेंटिंग का शौक होता है और किसी को जेम्स एंड ज्वेलरी का शौक होता है। तो पहले तो हम जब एक्सकवेट करते हैं हड़प्पा से, ये बड़ी सारी स्टोन फैक्ट्रीज निकले हैं ना, ये मतलब यहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन का
मतलब ज्वेलरी फैक्ट्रीज लगी हैं। तो पहले ज़माने में जो जेवर, जो ज्वेलरी जो बनाते थे हम लोग, जैसे पोल्की हुआ, कुंदन हुआ, तो वो सिर्फ हम बदन पे नहीं पहनते थे, वो हम दीवारों पे भी सजाते थे। तो कभी भी तुम मंदिर जाना तो मंदिरों पे तुम देखना चांदी की दीवार, मतलब दीवार चांदी की है। जैसे अब तुम लोगों ने राम मंदिर का देखा कैसे चांदी का दीवार था, पर्दे कैसे थे, तो वहां पे भी पूरा वर्णन है कि हाथी दांत, चांदी, इन सब के आपको बैठने की चीजें मिली हैं। और अगर सो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑल ऑफ दिस, तो मैं देखती थी लोगों के इंटरनेशनली एज वेल। सो आई वॉज वॉचिंग दिस थिंग ऑफ अ मैन, उसने अपनी पत्नी के लिए एक घर क्रिएट किया, ऑब्वियसली उसका बेडरूम क्रिएट किया। सो उसकी वाइफ को पर्ल्स बड़े पसंद थे, तो उसकी बेडरूम में सिर्फ पर्ल्स लगे हुए थे। तो हमें ये वर्णन राम जी के महल का भी मिलता है कि उनके यहाँ पे मतलब प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स का जो उस जमाने में जो मिलते थे वो हमें मिला है, और ये वहां पे जड़े हुए हैं, उनके महल में जड़े हुए हैं। तो क्या है? हीरे, वैदूर्य विच इज क्रिसोबेरल कैट्स आई, पर्ल्स एंड कॉरल्स। आज के ज़माने में पर्ल जो है, आज हम उसे कल्टीवेट कर लेते हैं, ठीक है, साउथ सी पर्ल, भले ही बहुत महंगा है बट कल्टीवेट हो जाता है। पहले ज़माने में पर्ल वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। Why? Because in order to get to the pearl, you had to dive, find the oyster, take it out, crack it and give it. So it was a very tedious process. तो याद है वो जो कहानी बोलते हैं कि जब हनुमान जी ने अपना सीना चीरा था, वो वाला है ना, वो जो कहानी बोली जाती है, तो सीता जी ने उन्हें पर्ल का एक नेकलेस दिया था ना। यस यस, याद है? तो क्यों? बिकॉज इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव, सो शी गेव हिम द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट ऑफ दोज डेज, सो पर्ल्स। सो भरा हुआ है हीरे, पर्ल, लहसुनिया, क्रिसोबेरल कैट्सा इज हायर वर्जन, बट वैदूर्य कहते हैं। वैदूर्य इसलिए क्योंकि इंडिया में जो जगह जहाँ से ये मिलता है उसे वैदूर्य कहते हैं, और कॉरल। सो और पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसी एक कांस्टेंट लाइट तो नहीं होती थी, नहीं होती थी ना। क्या जलाते थे पहले ज़माने में? फायर, करेक्ट, दिया जलता था या मशाल जलता था। यस यस। अच्छा, अब उसकी लाइट कैसी होती है? फ्लिकरिंग। अब तुम ये सोचो, सोने का महल है, सोने के कमरे हैं, उसमें जगह जगह पे हीरे मोती और ये सब लगे हैं, और इमेजिन करो उसमें फ्लिकरिंग लाइट। तो हमें वर्णन मिलता है ये जब सुमंत्र, सो किसकी आंखों से देखा जा रहा है? सो सुमंत्र जा रहा है, सुमंत्र देख रहा है कि ऐसा है ऐसा है, और लिखता है कि वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। मतलब it hypnotizes you. It is so beautiful that it is hypnotic. Why is it hypnotic? Because it's so grand, it's so beautiful. Imagine you gone to a place, जैसे मंदिर नहीं चमकते हैं रात, तो अंधेरे में जाओ तो ऐसे लाइट होता है, तो मंदिर कितना चमकता है अंदर में, जो अंदर होता है, गर्भगृह होता है, तो वैसा ही बहुत सुंदर वर्णन है। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हमने स्मेल्स ले लिया अयोध्या के, हमने साइट ले लिया अयोध्या की, हमने राम जी के महल को देख लिया। हाँ, वहाँ पे अब आवाज़ें क्या आती हैं? स्मेल, साइट, साउंड, ये सब सेंसेस को है ना, कि अब आवाज़ क्या कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, तो अयोध्या तो क्या आवाज़ करेगा, क्या बोलेगा राम जी के महल में? वही जो उन्होंने पाल के रखा है। तो उनके क्या पेट्स हैं, कैकेयी जी के क्या पेट्स हैं, ये भी सारा बुक में दिया हुआ है। तो एक पेट उन्होंने लिखा है जो बहुत यूनिक पेट है, वो है सारस। तो वहाँ पे कहते हैं कि सारस बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, सो द क्वेश्चन इज, नाउ दैट वी हैव सीन द साउंड्स आल्सो, तो बाकी क्वेश्चन होंगे कि कैकेयी जी का पैलेस कैसा था। सो द पैलेसेस आर मेंशन्ड। सो अबाउट द पैलेसेस एंड अयोध्या 18। सो इसमें आपको सारे पैलेसेस, कैकेयी जी का पैलेस कैसा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एंड आज के ज़माने में राम जी के पैलेस का कौन सा रेप्लिका है, जो पैलेस राम जी के पैलेस को कॉपी करके बना हुआ है, वो कहाँ पे हमें मिलेगा, एंड बाकी क्या जीव जंतु थे राम भगवान के पैलेस में। तो ये सारा चैप्टर 18 में दिया है कि क्या जानवर थे अयोध्या में, क्या लाया जाता था, क्या नहीं लाया जाता था। एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद एवरीबडी। अब आप लोगों को, अब कोई पूछेगा भैया अयोध्या कैसा था, तो वहाँ क्या साउंड थे, वो कैसा दिखता था, मोट थी, आप सब यू नो द, एंड दिस इज व्हाई इट इज अद्भुत अयोध्या। इट इज नॉट योर यूजुअल, इट इज नॉट अ यूजुअल सिटी। सो द क्वेश्चन इज,
Ma'am, my question is one doubt Yes. that if it is so grand, yes, you have shown like that, but we don't find any this thing. No, if you do excavation or something, we don't find anything at all. But where are you doing the excavation? People have done this. Where, like, where? wherever it is. No, it is not wherever it is. In and No. around India. Let's be specific. Where are we doing the excavation? We are doing the excavation in Kali Yuga's Ayodhya. Is the Kali Yuga Ayodhya and ancient Ayodhya the same? ये वाली जो हमें अयोध्या है, ये अयोध्या लुप्त हो चुकी थी, उसके बाद दूसरी अयोध्या बनी थी. कहते हैं इन एंड अराउंड द सेम एरिया, बट इट्स नॉट दैट इट्स एग्जैक्टली देयर. वो हमें डिस्क्रिप्शन से बाद में वो जोड़ करके बनी है. सो यू हैव टू लुक एट द राइट प्लेसेस. अब बाद में क्या निकलेगा ये तो हम नहीं जानते, बट क्या पुराने औजार मिले हैं या नहीं मिला, बाकी देशों में तो मिला है ना. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. कोई और ढूंढ कितने रहे हैं, और ढूंढना क्यों जा रहा था? ढूंढना तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के विवाद में था ना, अदरवाइज कितना बहुत ज्यादा नहीं हुआ एक्सकवेशन. द्वारका इतना लेते हुए भी अभी तक नहीं एक्सकवेट की गई है. Anyway, even in the temple they found something, where they excavated. But wherever this has been done, nothing has been found so far. That is the biggest objection for saying that there was a Ayodhya so grand. That is how it is. This is my doubt. This is not a doubt. This is a very valid doubt also. But if you read the story of Ayodhya, if you will know, it was totally destroyed. And by totally destroyed, what do you mean? You think that they will leave all of this for you? You think that they will leave? मतलब लोग रेड करते थे टेम्पल पे, टेम्पल का सोना चुराने के लिए. तो सोने की अगर कोई घर बने हैं, कुछ भी बना है, तो आपके लिए छोड़ के थोड़ी जाएंगे वो सब कुछ. एंड किसने किया था? यवनों ने किया था. तो यवन जब डिस्ट्रॉय करते थे, तो आज भी अगर आप देखिएगा, जब गोवा को डिस्ट्रॉय किया गया था, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस दैट यू विल सी इन इंडिया. व्हेन द मुस्लिम्स डिस्ट्रॉयड, दे बिल्ट इट ओवर इट, right or wrong? So we find the excavations. But when the Christians came in the, and they destroyed, do we find the remnants of the temple? No. So who were the Yavans who destroyed Ayodhya? They were Greeks in those days. So will they leave anything for you? The answer is no. Therefore we only have that. जहाँ जहाँ पे भी आप गोवा में जाइए, जो आपको चर्चेज हैं, उसके नीचे जो टेम्पल्स हैं, जिसको तोड़ के उसी जगह पे बना, do you see any remnant? The answer is no. So don't think कि वो लोग आपको छोड़ करके जाएंगे. So this is one reason that you don't find it. और मिलता क्या है? जो abandoned चीजें हैं, जो नहीं यूज की गई हैं, जहाँ पे लोगों ने छोड़ दिया, तभी तो वो हो गए. आज भी हम दिल्ली के दिन दिल्ली देखते हैं, तो आप जिस घर में रह रहे हैं, is it the first house that you built? उसके पीछे कुछ और घर था ना, और उसके कुछ साल पहले. एवरेज हाउस क्या है दिल्ली में, या एज क्या है? 30 साल. 70-80 साल. अरे 70-80 बहुत बड़ा. 30-35. हाँ. लाइफ होती है 70-80 साल तो उसका मैक्स. मतलब नॉर्थ इंडिया में तो टेम्पल नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के. कहाँ गए हमारे टेम्पल? सारे टेम्पल साउथ में ही थोड़ी बने थे, नॉर्थ में भी बने थे. कहाँ गए? डिस्ट्रॉयड. दे आर डिस्ट्रॉयड. They have been meticulously destroyed, and that destruction pattern is not only in India, that destruction pattern is international. If you take a look at the Bamiyan Buddhas, मैंने आपको जॉर्डन की पिक्चर्स दिखाई. जॉर्डन में भी जो पेट्रा है, जो ये जो जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे भी सारे देवी देवताओं के साथ उड़ा रखा है उन्होंने. जैसे बामियान बुद्धों को मार मार के उड़ाया हुआ है, वहाँ पे भी उड़ाया हुआ है. What was non-important? Yes. Even now they are doing the same thing. So you are not going to find it. And I had spoken to professors about it. I think I spoke to Professor Lal, and he said that the Indian environment is also not conducive. जो ये एरियाज हैं, जैसे हमें मिलता है ना, वो डेजर्ट एरियाज हैं. जैसे अगर हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, तो ये डेजर्ट एरियाज हैं. वहाँ इजिप्ट अगर आप देख लें, तो वो सब डेजर्ट है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा. यहाँ पे आपको ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड, वो सब खत्म. लोहा तो मतलब उड़ जाएगा.
जंग लग के गायब, राइट? अनलेस उसे अगर दफनाया भी गया है तो इट वोंट लास्ट। अगर एंड जो हमें जो मिला है जीवाश्म गद, जो गद से मिला है, जीवाश्म जो हमें हिपोपोटामस के जो मिले हैं रूइंस 15,000 साल पहले हैं। 15,000 साल पहले का क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मतलब इट्स ग्रेट इफ वी कैन फाइंड इट, बट दिस इज द रीजन वी डोंट फाइंड इट, बट दैट डज नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है ना सब कुछ। और इंडियंस की आदत भी है, हम रीबिल्ड करते हैं उसको। और अच्छा, बाय द वे, जो मैंने देखा था, जो आई फॉलोड कि अयोध्या से क्या क्या एक्सकवेट हुआ है, तो जो मुझे वर्णन मिला ना कि जैसे ऐसी ऐसी सजावट थी अयोध्या में, तो वो मैंने वो सजावट देखी है, इसमें भी देखी है, क्योंकि बनाया था जो राजा ने, तो उन्होंने वो आर्किटेक्चर्स में लिया है, जो वाल्मीकि रामायण से जो लिया है, जैसे स्पेसिफिकली जो फ्लावर्स बनते हैं, आप देखिएगा पिलर्स पे फ्लावर्स बनते हैं, लोटस हो या दूसरा फ्लावर्स हो, तो वो फ्लावर्स आपको मुझे एक्सकवेशन वाले में भी दिखे थे फ्लावर्स वैसे ही जो वर्णन है इधर पे। और आप इजिप्ट में भी जाइएगा तो इजिप्ट में भी आपको पिलर्स के ऊपर फ्लावर्स मिलेंगे, लोटस मिलेगा। और अलग अलग जगह पे आप जाइएगा तो यू विल सी दिस वेरी टिपिकल फ्लोरल आर्किटेक्चर विच इज मतलब सिंबॉलिक ऑफ वेरी हिंदू आर्किटेक्चर। इजिप्ट में लोटस कहाँ से आया? Lotus is not indigenous to Egypt, Yes. but of India. यस यस यस। मोस्टली ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है तो उसी That- को एज्यूम करना चाहिए। That must be the Indian influence. in Yes, it is the Indian जाके बनाते थे. So there are many temples which have the Indian influence, because you can't leave a pillar alone. There has to be, it has to have some beauty to it. So that's why you have the lotus everywhere. So it's very simple. So वो lotus आपको दिखता है, lotus हो या कोई flower हो, तो वो जरूर बनाते थे. It's a pattern, it's beautification. तो वास्तु शास्त्र के जो 5 tenets होते हैं, तो उसमें ब्यूटिफिकेशन इज वन ऑफ द लास्ट टेनेट्स। तो ब्यूटिफिकेशन में आप क्या करते हैं? सोने की परत चढ़ाते हैं, हीरे मोती जोड़ते हैं, मतलब जड़ते हैं उसमें, और फूल पत्ते होते हैं। तो ये फूल, मतलब दिस इज हाउ यू ब्यूटिफाई समथिंग। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल वास्तु शास्त्र। It's more of a note. Actually, I enjoyed the talk thoroughly. बहुत मज़ा आया, और मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि मुझे इतना मज़ा आएगा क्योंकि जब भी हम अयोध्या के बारे में डिस्कस करते हैं, इट्स पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, उसकी हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, बट यू लिटरली टुक अस टू द जर्नी, और उसकी ब्यूटी, उसकी मतलब टेक्स्ट के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, टेक्स्ट के पीछे क्या थॉट है, मतलब आई वॉज एबल टू अप्रिशिएट दैट। So, why did you touch this aspect, and what motivated you to write on this? So these answers are written, why did I write this book? And also in the afterword. In both my books I've written, why did I write this book? And in the afterword I've written, how did I write this book? Like what were the things that, motivation तो एक होता है, और दूसरा होता है कि motivation होने पे भी अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, am I capable of writing it or not? So the thing I've explained कि मैं किस फैमिली से आती हूँ, मैं कहाँ कहाँ घूमी, इसीलिए मैंने आपको वो सारे पिक्चर्स दिखाए हैं। Actually, आपने you strayed away from the hot topic. मैं एक मिनट में, I meant to say you strayed away from the hot topic, जिसके बारे में अयोध्या की चीज ज्यादा सेल होती है। हाँ, तो मैं बताती हूँ। देखो, पहले बात तो है कि आई एम अ डिवोटी, ठीक है। तो जब मैं सुनती थी कि अयोध्या फिक्शन है, राम फिक्शन है, ये फिक्शन है, मैं बोलती थी ये क्या मूढ़ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप वाल्मीकि रामायण उठा करके अगर पढ़ोगे तो ये लिखा है, ये यहाँ पे आपको मिलता है, ये इजिप्ट में मिल जाएगा, ये चाइना में मिलेगा, ये इधर मिलेगा, ये हमारे यहाँ मिलता था। इट इज सो ऑब्वियस। कोरिलेशन है। Yes, there is correlation. And why is there correlation? There is correlation because there is continuity of civilization. Is there or is there not continuity? आज आप हड़प्पा की औरतों को देखिएगा तो वो इस प्रकार की चूड़ी पहनती हैं, शंख की, है कि नहीं? आज मैंने वही चूड़ी पहनी है। क्या मैंने कमरबंद पहना है कि नहीं पहना है? पहना है। मैंने पायल पहनी है, सैंडल पहना है, सैंडल है। तो इज देयर नॉट, क्या वो मेरे जैसे वस्त्र? हो सकता है स्टाइल अलग है हमारे पहनने का, पर क्या? सो देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, राइट, विच वी आर टोटली इग्नोरिंग. So how, and then the other question is, so you ask these ignorant people, अच्छा ठीक है, राम doesn't exist, okay, Buddha, does he exist? Are they Buddhists? Yes, yeah, Buddha existed. Okay, then Muhammad, did he exist? Yes, he existed. They are Muslims to verify. अच्छा, Christ,
Yes, 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 yeah, yes. या हुआ? Yes, yes, yes. Jews kill, yeah. भाई उनको कहते हैं सारे वो एग्जिस्ट करेंगे पर राम नहीं एग्जिस्ट करेंगे। मैंने बोला एक बात बताओ जरा, बुद्ध कौन से अवतार हैं विष्णु के? 9। तो मैंने बोला और 8वें कौन थे? कृष्ण। तो मतलब पर कृष्ण नहीं एग्जिस्ट करते? नहीं नहीं, उनका तो डाउट है। अच्छा, उनका डाउट है, और राम? नहीं, वो भी डाउट है। भाई 9 कैसे आ गए और 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब हो गए? तो ये मूढ़ता है। और उसके बाद एक तो था कि राम एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरा ये जो अयोध्या के बारे में जो चीजें लिखी है ये बकवास है, ये रियल में नहीं है, ये हो नहीं सकती, इतना एग्जैजरेटेड है। अरे भाई इसमें एग्जैजरेशन है तो जाकर के तूतनखामन के रिमेन्स देख लो। तूतनखामन वाज अ यूज मतलब नॉट एट ऑल एन इम्पोर्टेंट किंग ऑफ इजिप्ट। इतना सोना उसके कब्र से निकला है, तो रियल लाइफ में वो कितने सोने में खेलता होगा। तूतनखामन का जो चैरियट है, ये तो मैंने आपको रोमन चैरियट दिखाया है, सिंपल सा सोने से बना हुआ चैरियट है। एंड तूतनखामन वाज अ बॉय किंग, क्योंकि वो 18-19 में मर गया था। ही डिडंट इवन लिव दैट लॉन्ग। तो जब सारे के सारे इजिप्ट से सारे के सारे उन्होंने कब्र लूट लिए, तो क्या वो ये लूटने का अपने लिए छोड़ेंगे? आप कौन है? So this is what, and so everybody can exist. So I used to find it very funny. Everybody can exist, but भगवान cannot exist. Our people cannot exist. अरे हम कितने लोग अपने आप को रघुवंशी बोलते हैं, कुछ सूर्यवंशी बोलते हैं, कुछ यदुवंशी बोलते हैं, तो हम कहाँ से आ गए अचानक? मतलब बाकी लोग जीसस से आए हैं, कुछ अब्राहम से आए हैं, कुछ बुद्ध से निकले हैं, मतलब उनके लोग हैं। हम सीधे बंदरों से आज यहाँ तक पहुंच गए हैं ना। So this is the reason. मतलब सही बात है कि नहीं है? आप जो नैरेटिव चलेगा उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, जो हाँ, नहीं चलेगा उसको कुछ नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये नैरेटिव तो मूढ़ों की बनाई हुई नैरेटिव है ना। और मुझे ये लगता है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई किस काम की है कि आप बेसिक्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया व्हेन यू कैन नॉट इवन हैव बेसिक लॉजिक? एंड सो दिस इज द रीजन। एंड जैसे हम मोस्टली जब टाउन प्लानिंग में कोट करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को कोट करते हैं, बट ये तो कितने पहले का है, इतने एडवांस्ड है। तो बेस ही नहीं लेते। ये बेस लेते हैं, इसको प्रोटोटाइप कहा गया है। इसको ये प्रोटोटाइप है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट सिटी, दिस वाज द फर्स्ट पुरी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। इसी की कॉपीज बनी हैं, इसीलिए मैंने बुक में पूरे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं। इनफैक्ट इवन द रोमन सिविलाइजेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन वाज imperium sine fine, like an imperium, like a empire without borders. और दशरथ क्या कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स आए कहाँ से? दशरथ क्या कहते हैं? दशरथ कहते हैं कि मेरा वर्चस्व इस धरती पे उतनी दूर तक है जब तक एक पहिया गोल घूमे। ये सारा मैंने बुक में लिखा हुआ है कि कितने लाइक हाउ बिग ही इज, कितने किंग्स आते हैं उनके अंडर। तो पहिए का जो सर्कल होता है वो कितना बड़ा होता है, कितना लंबा होता है? इन्फिनिट। अ सर्कल कैन गो इन्फिनिट टाइम्स, राइट? इट्स नॉट अ स्क्वायर कि वो रुक जाएगा। तो imperium sine fine, these are concepts that are taken from Hindu philosophy, and they have been, के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री। yes, and isolation में कोई एक civilization great नहीं हो जाती है, और उसके आसपास की civilization वो concepts imbibe करते हैं। जैसे आज सेक्युलरिज्म का परचम जो चल रहा है, क्या सिर्फ इंडिया में सेक्युलरिज्म फोर्स किया जा रहा है? बाकी तो किंगडम्स हैं, अमेरिका में भी फेक सेक्युलरिज्म भले ही हो, हमारे यहाँ अपीजमेंट को सेक्युलरिज्म कहते हैं, बट एक चला हुआ है ना ट्रेंड। तो सिर्फ तो, और इज सेक्युलरिज्म ओनली इन इंडिया? नो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बाकी भी कल्चर्स है, कोई कल्चर आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती है। सो दीज वर इंस्पिरेशंस फॉर मी टू राइट, to tell this is what it was and this is what it was, and I used to also find it surprising that हम हर साल दिवाली मनाते हैं, yes or no? अब दिवाली जब मनती है तो हम दिए जलाते हैं अपने घर में, हम किसको कॉपी कर रहे हैं? हम दिवाली मना क्यों रहे हैं? मतलब हम सैकड़ों सालों से दिवाली मनाते हैं, हजारों सालों से हम दिवाली मनाते हुए आए हैं, और वही लोग जो दिवाली मनाते हैं वही उनके मम्मी पापा और उनके बच्चे पूछते हैं बेटा राम जी थे क्या? मुझे लगता है मूड इंसान, तो फिर आप दिवाली क्यों मना रहे हैं? हम अयोध्या वासियों की तरह अगर राम जी का मतलब वेलकम कर रहे हैं और आपको इस बात का डाउट है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप भीड़ चाल कर रहे हो ना। तो इसीलिए ये इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब आए थे तभी। हम जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं भाई राम नाम सत्य है? सत्य वही है।
और ये वार्निंग वाल्मीकि जी ने अपनी बुक में लिखी है, और वो वार्निंग ये दी है कि किसको अयोध्या के बारे में सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। ये मैंने अपनी बुक में भी दिया है। और वाल्मीकि जी कहते हैं, धर्म अर्थ काम के मूल्यों से संपन्न ऐसे महाकाव्य को बिना ईर्ष्या या द्वेष के सुने, बिना ईर्ष्या या द्वेष, अनसूयता। Why? Because of the jealousy, because they can't imagine such a beautiful city to have existed, a beautiful nagar to have existed. So this is the reason, out of jealousy, people feel so jealous. This is one reason. और बात ये है कि गोरे जो हमें कहते हैं, वो हम देसी लोग तो ऐसे लैप अप करते हैं जैसे कि वही, हाँ मतलब यही सत्य है, यही अडिग है, यही अचल और यही अमर रहेंगे, और हम तो मतलब, so this is one reason. I hope that's clarified. एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने शुरू में कहा कि भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो वानर भी थे और मनुष्य भी थे, जानवर भी थे। वानर एक ब्राह्मण जाति थी, रियल माने में वो वानर नहीं थे, ब्राह्मण थे। और उसी को देखो आप, डार्विन की स्टोरी जो बनी हुई है कि भाई बंदर से इंसान बन गया, उस पहले तो बन रहा था, अब नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं लॉजिक कहीं भी नहीं है। तो हमने खुद ही अपने इतिहास को कहीं ना कहीं बिगाड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज हमें बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं दे पाते, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है। वानर एक जाति थी, ब्राह्मण थे, उनके पूंछ नहीं थी। अगर मान लो पूंछ थी भी तो उनके बच्चों की नहीं है और उनके वाइफ को पूंछ नहीं है। तो हमारे पास तो इन चीजों का जवाब नहीं है, लेकिन हम इसको हाईलाइट करते हुए हमारे को जनरेशंस हो चुकी है, तो किसी के पास इसका कोई ठीक जवाब नहीं। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में भी इसके बारे में बहुत स्पष्टता से लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में, अच्छा वाल्मीकि रामायण जो ये है, ये मतलब लोगों को लगता है ये ऐसे ही लिखा है, ये झूठ लिखा है, ये लिखा है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब आदमी झूठ लिखता है, या तो हम क्या कहते हैं आज के जमाने में, क्या कहते हैं, फेंकता है, एग्जैजरेट। सो मुझे बताइए वाल्मीकि जी किसको इम्प्रेस कर रहे थे? आज के लोगों को, कलयुग के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या उन्होंने लिखी है ये बुक? कि उन्होंने उन्होंने तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट किया। इसीलिए हम दो ही चीजों को इतिहास मानते हैं, सारे पुराणों को हम इतिहास नहीं मानते, हम उसे सोर्स लेते हैं। देयर आर ओनली टू इतिहास, एक रामायण और एक महाभारत। जो लिखा है वो सत्य लिखा है, राम नाम सत्य है, ठीक है, जो लिखा है वही हुआ था। और वाल्मीकि रामायण कहाँ तक? सिर्फ युद्ध कांड तक सत्य मानी गई है, क्योंकि उत्तर कांड किसी और ने लिखा है, वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। तो उसको भी हम एक पिंच ऑफ सॉल्ट से लेते हैं कि मे बी नॉट, राइट। सो वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है क्योंकि रावण को सिर्फ एक मनुष्य ही मार सकता था, देव नहीं हो सकते थे, यक्ष नहीं हो सकते थे, और विद्याधर नहीं हो सकते थे, कोई भी मतलब असुर सुर कुछ नहीं मार सकता था उनको, सिर्फ मनुष्य मार सकता था। बिल्कुल राइट। तो मनुष्य की सहायता कौन करेगा? तो मनुष्य के तरह तरह के जो उसके जो नॉन उसमें आते हैं, जो नॉन कैटेगरी में आते हैं, वही आएंगे, जैसे रीछ, वानर, ये सब लोग आएंगे। अच्छा, राक्षस, क्योंकि वो राक्षस थे। अब जैसे अगर मैं राक्षस का पढ़ूं, क्या राक्षस, ये जो हम कितनी स्पीशीज हो गई, जैसे राक्षस हो गए, मनुष्य हो गए जो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, फिर वानर हो गए, रीछ हो गए। क्या पुरातत्व जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जो खोदते हैं, तो क्या हमें सिर्फ होमोसेपियन ही मिलता है? आज हम सिर्फ होमोसेपियंस हैं। मुझे आप बताइए कितने वैरायटीज ऑफ ह्यूमंस, मतलब होमो के कितने वैरायटीज मिलते हैं जब हम एक्सकवेशन करते हैं? याद है हमें ये स्कूल में सिखाया जाता है, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलिस, होमो दिस, होमो दैट, कितने निकलते हैं, और आज भी नए नए वैरायटीज निकल रहे हैं। तो ये वही वैरायटीज हैं जिनका वर्णन रामायण में किया गया है, और ये हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि इट वाज राम भगवान हु सेड, बिकॉज ऑफ व्हाट द राक्षस, द रावण, द किंग ऑफ राक्षसास हैज डन। बिकॉज मनुष्य में कौन है किंग? राम है। क्यों? क्योंकि मनु के वो वंशज है। राक्षसों के राजा कौन है? रावण है। क्योंकि राक्षसों के राजा ने या एम्परर ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, न कि मैं सिर्फ रावण को मारूंगा, मैं पूरे राक्षस जाति का खात्मा कर दूंगा, ये उन्होंने स्वेर किया है।
and this is exactly what he does. He finishes off the species of the राक्षस, और ये अलग स्पीशीज थी होमोज की, क्योंकि अगर हम वार्तालाप देखते हैं, जैसे रावण जब सीता जी को किडनैप किया हुआ था, तो वो जो एड्रेस करता है सीता जी को, और वो कहता है कि सीता जी उन्हें कहती हैं आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, तो कहता है ये ह्यूमंस लाइक, मतलब उनको कहता है तुम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम लोग एक किसी को दिल दे देते हो तो उसी में बैठे रह जाते हो। राक्षस वृत्ति है ना उनकी। यस, वृत्ति तो हम आज के जमाने में कहते हैं, उनका रूप रंग वो पूरे अलग थे। लेकिन उस टाइम जब हम दिखाते हैं उनके सींग हैं, उनके दांत बड़े हैं, ये सब ये तो इमेजिनेशन है, मतलब कि बच्चों को खुश करने के लिए। लेकिन जब कोई अगर इंटेलेक्चुअल पूछता है कोई, तो उसके पास किसी के पास जवाब नहीं है। जवाब हमारे पौराणिक पंडित कोई भी किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते। इसलिए तो हम लोग जैसे के लोग बुक्स लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना, बिल्कुल। सो बिकॉज़ वी ब्रिज द गैप। जो वेद पढ़े हो, जिन्होंने पूरा रहस्य स्टडी किया हो, वो तो बता सकते हैं। सी यू हैव टू स्टडी इट। सी आप भक्ति के उससे आप जाएंगे, जैसे मैं भक्ति के उससे गई थी, पर क्या मैंने अपना लॉजिक और कॉमन सेंस बंद कर दिया? नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, हम ऐसे दिखते हैं, अब जैसे राक्षस हैं, बहुत हैरी हैं, आर वी हैरी? नो, वी आर नॉट हैरी। उनके पूरे बाल होते हैं, तुम देख लो वहां पे होमो निएंडरथैलिस के अलग अलग, होमो निएंडरथैलिस इज अ कैनिबल, कुछ ऐसा होगा जरूर है। तो जब उसमें मेंशन है तो होगा जरूर है। तो आप ये तरह तरह के देखेंगे, और यहाँ तक कि महाभारत में जब आप महाभारत पहुंचते हैं तो आप देखिएगा कि हनुमान जी भी अकेले रह गए। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति उस समय के लिए की गई थी, उसके बाद इनकी उत्पत्ति की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रावण जैसे राक्षस को मारने की जरूरत नहीं थी। सो ही डिड नॉट नीड, देयरफॉर देयर वाज नो नीड। सो बाय द टाइम महाभारत कम्स, राक्षस खत्म हो गए, एक दो ठे राक्षस हैं, और हम हनुमान जी भी अपने वैरायटी के हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा होमो है ये लोग, मैं ये नहीं कह सकती, उस पर मेरी इतनी रिसर्च नहीं गई है, बट आई नो दैट दे आर अ डिफरेंट स्पीशीज। चाहे वो वानर कह लो, चाहे वो कुछ, और क्या वानर एजुकेटेड थे? यस, दे वर एजुकेटेड, क्योंकि उनको तरह तरह की विद्याएं पता थी, और उनको वेद भी पता थे। अगर वेद पता थे तो वो फिर वानर नहीं है। वानर का मतलब वो नहीं, आप वो अलग होमो, यू कैन टेक इट एज अगर अभी आपको मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि उनके पूछ ठीक है। अरे वो तो तब देखिए, पूछ भी थी। नहीं पौराणिक पंडित की व्याख्या देखो और किसी वैदिक पंडित की व्याख्या देखो, जमीन आसमान का अंतर है। और जो लॉजिक वैदिक पंडित मतलब आचार्य आपको देंगे, कोई दुनिया में नहीं दे सकेगा। लंका कैसे जलाई थी फिर? लंका जलाने के क्या मतलब कि पूछल क्या पूछल से लंका? नहीं, मैं आपको यही कह रही हूँ। नहीं, मैं आपको यही कह रही हूँ। थोड़ा बताइए कि अगर कालगणना के अनुसार इसका कोई इसके पास आंसर नहीं है। रामायण का काल जो ये है, ये त्रेता युग में लिखी गई थी, क्योंकि त्रेता के द्वापर की जो पुस्तक है हमारे पास, द्वापर का जो इतिहास है वो महाभारत है, और रामायण जो है वो त्रेता की है। तो त्रेता में जो जैसा हाल था, जो लॉ, वर्ष हो गए होंगे ईयर हाउ मेनी अंदाजा मतलब हाईटेक सिखाने की उस टाइम देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली, तो हाउ इट इज लॉजिकल, नो वन कैन। नहीं, देखिए मैं आपको यही कह रही हूँ, वी हैवंट एक्सकवेटेड एंड वी हैवंट फाउंड ऑल द स्पीशीज ऑफ होमोज दैट हैव कम ऑन दिस अर्थ। So tomorrow if somebody will come, people will be like, हम तो कहते ही थे वानर था। आजकल हम लोग क्या करते हैं, instead of researching we say no we found it before, we already knew it। ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही एलियन है। क्या कैनिबल पहले होते थे? यस, होते थे। आप होमो निएंडरथैलिस का पढ़ लीजिए, वो कैनिबल्स हुआ करते थे, वो खाते थे एक दूसरे को, वो पूरा है। तो वो राक्षसी, पहले शुरू में 10-10 फुट के 12-12 फुट के लोग थे, Yes। अगर हाथी को घुमा तो- सकते थे, पेड़ को उखाड़ सकते थे, हाँ। तो इतने शक्तिशाली लोग थे। अब नहीं है। हाँ, बहुत बड़े बड़े थे। यस, तो अब इनका मैं क्वेश्चन देती हूँ। आपने पूछा त्रेता युग के बारे में ना? नहीं, राम कितना समय है? हो गया, रिसर्चर्स क्या कहते हैं, आपका क्या? सो रिसर्चर्स से हम दो टाइप के रिसर्च, मतलब जो रिसर्चर्स इनको आते हैं, ये डेटिंग वाले हैं। डेटिंग एपिक्स को कैसे डेट करते हैं, तो दो टाइप की डेटिंग है। एक जो हमें मिला है कि इतने युग का कलयुग है, इतने बार आएंगे, इतना ये होगा, तो ये भी मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है कि कितना जो हम गणना करते हैं वो क्या है, ठीक है। और अगर हम आज के समय से देखें, जो लेटेस्ट जो अर्लीस्ट जो हमें मिलता है, वो अराउंड 7,000 8,000 और मे बी ओल्डर मिलता है।
एंड किसी किसी ने डेटिंग की है 25,000 साल पहले तक, सो 25,000 ईयर्स अगो की डेटिंग। और ये डेटिंग कहाँ से है? ये डेटिंग है जो हमें डिटेल्स मिले हैं उनकी कुंडली के, कि वो कर्क लगन में पैदा हुए थे। जब कर्क लगन में पैदा हुए थे तो उसके साथ उनको उसमें बृहस्पति और चंद्रमा लगन में बैठा हुआ था, सप्तम भाव में उनके मंगल बैठा था, यहाँ पे ये इस टाइप की डेटिंग से हमें 2-3 डेट्स मिलते हैं। कुछ जो हैं वो 7-8 हज़ार साल पहले के या कुछ उस एरिया में मिलते हैं, और कुछ जैसे नीलेश ओक जी हैं वो 25,000 साल पहले की डेटिंग करते हैं। तो हमें ये एक मिलता है। और दूसरा है जो ट्रेडिशनल व्यू हम देखेंगे कलयुग का या सतयुग का या त्रेता युग का, वो लाखों साल का सर्कल होता है। तो ये हम ऐसे देखेंगे। तो ये है, एक वर्ग मांगता है कि लाखों वर्ष हो गए, और जो एकेडमिक वर्ल्ड है, जो कम्युनिस्टों से छाया हुआ है, जो साइंस को आधार मान करके करता है, कार्बन डेटिंग की बात करता है, वो 10,000 से पहले नहीं। तो मैं आपको कम्युनिस्ट के बारे में एक चीज बता देना चाहती हूँ। ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, दो प्रकार के अंधे होते हैं। एक अंधा जो वो होता है जो जिसकी नजर, देयर इज अ फिजिकल रीजन फॉर हिज ब्लाइंडनेस, दोज हु कैन नॉट सी। दूसरा अंधा कौन होता है? दोज हु डजंट वांट टू सी, दोज हु विल नॉट सी। तो ऐसे लोगों के अपने माता, मतलब ट्राइंग टू कन्विंस देम इज लाइक बीटिंग योर हेड अगेंस्ट द वॉल। वो आंखें खुली होती हुई भी दिन में बोलेंगे कि भाई सूरज नहीं होता है और सूरज उगता नहीं है, तो आप इससे कुछ नहीं कर सकते। तो कम्युनिस्ट आर somebody that I will like not तो ये लोग जो है, इनफैक्ट मैंने अपनी एक YouTube वीडियो बनाया था कि लाइक जो ये इसी को कहते हैं, अपने स्वपट्टी अपने लगा रखी है इन्होंने आंखों में, ठीक है, गांधारी की तरह इन्होंने पट्टी लगा रखी है कि हम नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे। तो ये अपनी स्वपट्टी उतार दें। मैंने ये भी लिखा था कि भाई आप लोग पढ़ लीजिए, ये एग्जिस्ट करता था।